आज मैं सोचूं कि मुझे 2 साल के अंदर 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए बनाने हैं, तो क्या ये सच में मिल पाएंगे? जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो 3 चीजों को समझ लें। आपके पास 3 ब्रेन है, इनको आप अलाइन करना होगा। आज मैंने मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट किया। क्या क्या गलतियां आमतौर पे लोग करते हैं जिससे उनके गोल्स अचीव ना हो? जो बाहर की सिचुएशन है वह आपको अगर प्रोग्राम कर रही है तो इसका मतलब है अभी तक आपने गलत पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ा हुआ है। नार्सिसिस्ट अगर आपकी लाइफ में आ गए तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल कर देते। तो पहले तो ये बताइए, ये पर्सनैलिटी होती कैसी है, कैसे उनको पहचाने और क्या कर सकते हैं वो हमारे लाइफ में? 3 चीजें रोकती हैं आप। तीनों लेटर को मैं समझा देता हूँ। जो भी लोग बढ़ते हैं इन 3 के बाद ही बढ़ते हैं, और इस फिल्टर से निकलते निकलते जो लोग आगे जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि यार चाहिए था मुझे कुछ और, लेकिन उतना नहीं मिला, थोड़ा ही मिला। तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? आपके माइंड के पास असीमित पोटेंशियल है और आप कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज हैं। रेगुलरली अपने अगर मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूँ, भगवान के सामने प्रे करता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन का ही रूप हुआ ना। कई बार हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसलिए पूरा कर रहे हैं क्योंकि आप अंदर के खोखलेपन को भर रहे हैं। ये गलत बात है। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में आपके रिक्वेस्ट पे हमने राम वर्मा सर को वापस से बुलाया है। जी हाँ, ये सेकंड पॉडकास्ट है राम सर के साथ, क्योंकि आपने पॉडकास्ट को पहले फर्स्ट पार्ट को इतना पसंद किया था और कमेंट में कितने सारे लोगों ने लिखा था कि यार मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना है। तो आज स्पेशली आपके और मेरे रिक्वेस्ट पे राम सर वापस से आए हैं और ये पॉडकास्ट आपके लिए एक मास्टर क्लास होने वाला है। अगर आपको मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी डोंट वरी, आज का ये पॉडकास्ट अच्छे से देख लो, आपको 0 टू एंड तक की सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया और आप आए वापस से कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सर, पहले तो आपकी जर्नी से स्टार्ट करना चाहेंगे। कैसे आप ये मैनिफेस्टेशन, एनएलपी और ये सारी फील्ड में आए, थोड़ा आपके बारे में पहले जानना है, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में वो टॉपिक रह गया था। देखिए, ऐसा कहा जाता है ना कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ पर्पस। जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बचपन में मेरे पास कुछ एक ऐसी इवेंट्स थी लाइफ की जो पेनफुल थी, उसकी वजह से मुझे माइग्रेन रहने लगा था। एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाई, फिर बीमारियां बढ़ती चली गई और पेप्टिक अल्सर होने लगा, एसिडिटी होने लगी। उसके बाद आप ये कहिए कि बालों का गिरना, रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो गई थी। तब मुझे पता चला कि ये सारी बीमारियों का कारण बेसिकली हमारे माइंड के अंदर है और मैंने इनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया है। यानी कि मैं उस स्ट्रेस को जी रहा हूँ जिसको मैं छोड़ सकता था, पर मुझे पता नहीं था। तब मैंने माइंड के बारे में पढ़ना शुरू किया और पता चला कि तभी एक साइंस डेवलप या चल रही थी पूरे वर्ल्ड में, उसका नाम था न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैंने उसको जानना शुरू किया और अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि 33 साल की उम्र में मैं डिप्रेशन या बीमारियों का शिकार था और 34 साल की उम्र में मैं ठीक कर चुका था अपने आप को माइंड से। उसके बाद मैंने जिन चीज़ों को फिर मैनिफेस्ट करना शुरू किया उसमें तो यही था कि एक करियर, कि मैं एक खूबसूरत तरीके से लोगों को एम्पावर करना चाहता था। उस करियर को मैंने कहीं मैनिफेस्ट किया या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसको मैंने एंजॉय किया। और मैंने तब सीखा कि अगर हम अपने माइंड को सिर्फ 2 चीज़ें दे दें, एक है इंटेंशन और एक इंटेंसिटी, यानी कि एक इरादा कि मैं क्या करना चाहता हूँ और उस करने के पीछे मैं उसे क्यों करना चाहता हूँ। एक इतना भावनात्मक इरादा होना चाहिए। तो जैसे ही ये 2 चीज़ें आती है तो उसमें लिखा था कि आप अपने ब्रेन से यूनिवर्स के बीच का जो पोस्टमैन है उसके साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा। यानी कि आपके पास सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस के परे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। यानी कि एक ऐसा पार्ट है जो आपके ब्रेन में छुपी हुई इंटेंशन और इंटेंसिटी को पकड़ लेता है और वो फिर आपको उसी तरह से क्रिएट कर देता सिचुएशन के मानो आपको पूरा यूनिवर्स आपके गोल्स को पूरा करने के लिए आपके साथ एक खूबसूरत षड्यंत्र रच रहा है। ओम शांति ओम का जो डायलॉग है, हाँ, वही मेरे साथ हुआ। अमेजिंग अमेजिंग। सर, बहुत लोग जब भी मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं कि आप जो चीज़ सोचोगे आपको मिल जाएगा। तो क्या अगर आज मैं सोचूं कि मुझे 2 साल के अंदर 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए बनाने हैं, तो क्या ये सच में मिल पाएंगे? ये इससे भी ज़्यादा बन सकता है, बशर्ते कि आपके पास एक बड़ा एक रीज़न हो कि आपको ये 3 या 5 या 50 करोड़ क्यों चाहिए, और आप ऐसा कर भी लेते हैं। आप किसी भी आदमी से पूछिएगा, उसे लगेगा कि कई बार उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जिस दिन उसके पास एक ज़रूरत आती है जिसके साथ उसकी इमोशन जुड़ी हुई है, एक भाव जुड़े हुए हैं कि ये तो होना ही है,
अचानक पता नहीं कौन लोग उसे पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उन लोगों से अप्रोच कर लेता है जिन लोगों को वो जानता भी नहीं है। कुछ ऐसा उसकी लाइफ में होता है। यह यहाँ पर एक ही चीज़ समझनी होगी कि सिर्फ इंटेंशन काफ़ी नहीं है। यहाँ पर बहुत गड़बड़ हम मेरे देश के लोग कर रहे हैं। वो सिर्फ ये मानते हैं कि मैंने इंटेंशन क्रिएट कर ली कि आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी। यह तो मात्र एक संवाद खुद के साथ हुआ। जरूरी नहीं है कि इसमें कोई इंटेंसिटी आई हो। ये तो एक आवाज़ क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ये बताइए कि यूनिवर्स में तो पैसा बहुत है, या यूनिवर्स में पैसे की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बहुत लोग कमा भी रहे हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंचने के लिए आपकी इंटेंसिटी क्या है? मतलब अगर आपके पास वो कारण हुआ तो अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक रूपता में आकर, हार्मनी या सिंक्रोनाइजेशन में आकर आपको उस यूनिवर्स के साथ जोड़ेगा। यहाँ पर आपको भारतीय दर्शन को समझना होगा, जिसे हम सांख्य दर्शन कहते हैं। सांख्य दर्शन में विरल ये होता है कि वहाँ पर एक चीज़ दी गई है, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। प्रकृति का मतलब ये नहीं कि ग्रीनरी है। प्रकृति का मतलब प्रे मीन्स पहले, कृति मीन्स क्रिएशन। क्रिएशन से पहले ये मात्र एक रॉ मटेरियल था जो भी हमें चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ये ड्रेस भी रॉ मटेरियल थी, ये माइक भी रॉ मटेरियल था। फिर एक पुरुष आता। पुरुष का मतलब यहाँ जेंडर नहीं है, मेल नहीं है, वो है क्रिएटर, यानी कि जिसने ऑब्जर्व किया कि ऐसा कुछ माइक बनना चाहिए, और उसकी ऑब्जर्वेशन को मैं नहीं जानता था, वो उसके दिमाग में थी। ये बिल्डिंग जिसने बनाई जिसमें हम बैठे हैं, ये सबसे पहले किसी के दिमाग में बनी थी। करेक्ट। यानी कि किसी ने ये ऑब्जर्व की थी। इसे हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में। आप एक ऑब्जर्वर इफेक्ट क्रिएट करें और उसके अंदर एक इंटेंसिटी डालेंगे, ये तो होना है, और इसलिए होना है कि मुझे अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देनी है, मुझे दुनिया के लिए कुछ करना है, मुझे अपना नाम बड़ा करना है, मुझे समाज को राह दिखानी है। तो अचानक ये प्रकृति आपके साथ एक ऐसा संयोग खेलती है कि आपको लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाती है। फिर अचानक आप अपने प्रेजेंटेशन को देते हैं तो एक आदमी रिजेक्ट करता है, लेकिन अचानक एक आदमी कहता है सुनो, ये मेरे मतलब की चीज़ है, मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। ये वो मोमेंट है जब यूनिवर्स आपके साथ जुड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति के साथ एक प्रॉब्लम है। उसके पास सारा रॉ मटेरियल है, पर वो खुद को कृति में नहीं डाल सकती। उसे हमेशा एक क्रिएटर चाहिए, और वो आप बन सकते हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना आपका कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस यूनिवर्स के लिए, क्योंकि आपको पुरुष के रूप में, क्रिएटर के रूप में पैदा किया गया है, और प्रकृति आपकी इस इंटेंशन और इंटेंसिटी को लेकर नाचने के लिए तैयार है। यू कैन क्रिएट। आप 5 करोड़ की बात करें, इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि उसके लिए रिसोर्सेज हो। ये मैं अपने एग्जाम्पल बता सकता हूँ लोगों के लिए, और वो देख सकते हैं। करेक्ट सर, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आप अगर बताओगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा, रास्ता मिलेगा कि कैसे कर सकते हैं। 34 साल की उम्र में मैं डिप्रेशन से बाहर आ रहा था। मेरे पास जॉब भी नहीं था, मैं अपनी बीमारियों से लड़ रहा था। 35 साल की उम्र में मैंने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी लोगों को, धीरे धीरे, जो भी मेरे से आता था। 36 साल की उम्र में मेरे पास 3 चीज़ें नहीं थी, मेरे पास 4 चीज़ें नहीं थी। कोई पार्टनर नहीं था हेल्प करने के लिए, किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए। उतना पैसा नहीं था, ठीक है ना। 1995 की बात कर रहा हूँ। अधिकांश लोग तो यहाँ पैदा भी नहीं होंगे तब, जो नई जनरेशन है, ठीक है ना। हमारे पास जगह नहीं थी, और हमारे पास उस काम को करने का कोई अनुभव नहीं था, और वो काम था पब्लिक स्कूल खोलना। एट द एज ऑफ 36 हम अपना स्कूल खोल चुके थे। कमाल की बात यह है कि वो पार्टनर अचानक, जिसकी मैं सोचा करता था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, जहां पर मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और ये मेरा पहले से बहुत ड्रीम भी था कि मैं लोगों को मानूं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। आज भी मैं उसी ज़िंदगी को जी रहा हूं। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि जिस ज़िंदगी को मैं जी रहा हूं, मैंने इसे करोल बाग में बैठे हुए दिल्ली के विजुअलाइज किया था जब मैं कोचिंग करके निकला 8 बजे, और मैंने कहा यार मैं बैंक क्लरिकल की कोचिंग कर रहा हूँ, शायद इसमें भी पास हो जाऊँगा तो करूँगा क्या। और मैं सोचा करता था कि मैं सिर्फ लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ उनके साथ बात कर रहा हूँ, उनके जीवन में पॉजिटिव इम्प्रिंट डाल रहा हूँ। और मेरे पास एक सूटकेस है, पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, देश में, विदेश में, शहर में, एग्जैक्टली वही ज़िंदगी जी रहा हूँ। जब मैंने अपने स्कूल को शुरू किया, अचानक मुझे 17 साल पुराना एक क्लासमेट मिला। वो मेरे ऑफिस में आए, मेरी अचानक उनके साथ मुलाकात हुई। हमने कहा यार हम नाम भूल गए हैं, हम बीएससी में साथ पढ़ा करते थे। उसके बाद वो एक बड़े कॉलेज में इंजीनियर बनने चले गए थे, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। अचानक उन्होंने कहा कि वो कुछ करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी तो बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी, वो लगेज बनाया करते थे,
उन्होंने कहा कि वो बंद हो गई है कुछ साल पहले और अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैंने कहा चलो यार, मेरा एक ड्रीम है, आप क्या उस ड्रीम को पूरा करोगे? मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और मैंने उनसे कहा चलो स्कूल खोलते हैं। उन्होंने कहा मेरे पास ना पैसा है और ना ही मेरे पास कोई अनुभव है। मैंने कहा जो उस बिल्डिंग में देखते हैं, तो वहाँ देखा, वहाँ टिन शेड पड़ी थी, वो स्कूल लगता ही नहीं था। हमने कहा चलो इसी में ही हम पार्टीशन करते हैं। सही बताओ, हमारे पास दो, उन्होंने सोचा मेरे पास पैसा होगा, मैंने सोचा इसके पास होगा, और हमने बच्चों को लाना शुरू कर दिया। आज वो स्कूल बहुत बड़ा है, आज वहाँ पर हज़ारों बच्चे उतरते हैं। जब सुबह स्कूल में, उन बच्चों को पता भी नहीं होगा कि मैं भी इसका एक फाउंडर हूँ। वहाँ पर करीब करीब 250 टीचर पढ़ा रहे हैं, करीब करीब 250 वहाँ पर रूम्स हैं, और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कहूँगा मैं, और वो भी गाँव में। और जब मैं उसे देखता हूँ और उस चीज़ को देखता हूँ, तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि ये काम तब क्या यूनिवर्स ने मुझसे कराया है, जब हमारे पास वो रिसोर्स नहीं थे। आप कभी भी गूगल कर सकते हैं उसकी स्कूल को, मैं आपको बता दूंगा, यू कैन फाइंड इट। इट इज़ द रियलिटी। नहीं, ये चीज़ तो होती है, मैंने भी बहुत बार नोटिस किया कि अगर आप यूनिवर्स को कॉल दो, या तो आप खुद सोचो, जैसे आपने बताया कि मेरे पास वो 4 चीज़ नहीं थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि कैसे होगा और वो कहीं ना कहीं से आपके वो फ्रेंड आपके सामने आ गए, और वो चलो जगह का बंदोबस्त हो गया, एक साथ में काम करने वाले बंदे की जो पार्टनर चाहिए था उसका बंदोबस्त हो गया। तो ये हमारे साथ भी बहुत बार होता है, मैं भी ये चीज़ को अग्री करूँगा। अभी परसों का ही एग्जाम्पल है, मैं कार लेने का सोच रहा हूँ, तो हमेशा मेरे दिमाग में चलते रहता है कि यार ये कार मुझे लेना है। मैं जब भी रोड पे जाता हूँ 10 कारें दिखती है, लेकिन 10 कारें सामने से जाएगी, लेकिन मुझे वही कार पे ध्यान जाएगा जो मुझे लेनी है। तो ये कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फोकस का ज़्यादा खेल है एज कम्पेयर टू, ये इसको फोकस से रिप्लेस किया जा सकता है। मैं आपको, आपने जो वर्ड दिया है, मैं इस वर्ड को बहुत लोगों को, अपने जो बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं, उन्हें बताता हूँ कि ये फोकस वर्ड बहुत डिवाइन वर्ड है। इसे मत समझिएगा कि जब बच्चा को पेरेंट्स कह रहे हैं कि फोकस कर ले, ये वो फोकस नहीं है। याद रखिएगा, ये बहुत ही देवीय शब्द है। इसको अगर आप समझ जाएं तो जब भी आपकी कोई भी इंटेंशन होती है कि मुझे ये कार खरीदनी है, और उस इंटेंसिटी को सोचते हैं कि ये कार में यार मैं अपने बेटे को लेकर घुमाऊंगा, वाइफ को, मदर को, या अपने आप को एंजॉय करूंगा, या ठीक है ना, जब एक इंटेंसिटी क्रिएट होती है, तो उस समय ये थॉट एक रियलिटी बनकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जिसको हम न्यूरल पाथवे कहते हैं, या न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। उस समय आपका ब्रेन उस जोन में घूमने लगता है, और ये अचानक ये एनर्जी शिफ्ट हो जाती है आपके एक नए पार्ट में ब्रेन के, उसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। कभी भी गूगल करिएगा। और उस समय RAS एक काम या एक गेम खेलता है आपके साथ। वो ये काम करता है कि अब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, बहुत सारी चीज़ सुनाई देंगी, लेकिन आपका अचानक फोकस वहीं पर होगा, जो लोग या वो जो जगह या जो अवसर उस गोल को पूरा कर दें, वहीं पर वो निगाहें जाएंगी। आपको हज़ारों लोग दिखाई देंगे, और सडनली आपको कहेगा यार ये आदमी से मुझे बात करनी है। कई बार ऐसा लगेगा उसके साथ आप चले जाते हैं, बगल में खड़े हो जाते हैं, हेलो भी कर लेते हैं। अचानक ऐसा लगेगा कि आप गए थे जिम में अपना वेट बढ़िया करने के लिए या बॉडी बनाने के लिए, और वहाँ पर 2 लोग मिल जाते हैं जो आपके गोल्स की बात करते हैं, और आप कहते हैं यार ये क्या हुआ? क्योंकि उस समय जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, उनके एक एक सटल मैसेज को, सूक्ष्म संदेशों को पकड़ता है, आपकी टोनैलिटी को बदल देता है। अचानक आप लोग कहेंगे कि चलो आज बार में चलते हैं, आज पार्टी में करते हैं, आज ये करते हैं, आज वो करते हैं। अचानक आप कह रहे हैं, एंड सडनली अचानक आवाज़ आती है कि मैंने ये किताब 1995 में पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी। आप कहते कौन सी? भाई अब बार की भी तो बात चल रही थी, उस पर आपका फोकस क्यों नहीं गया? बिकॉज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जानता है आपको क्या चाहिए। मैं आज आपको एक मैजिक बता रहा हूँ, इस मैजिक को मैं रोंगटे खड़े हो जाते जब मैं बताता हूँ। मैं एक बार बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा था, इतना कठिन समय था कि आप ये समझिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मैं एंग्जाइटी से गुजर रहा हूँ। और अचानक मुझे लगा कि यूनिवर्स मुझे कुछ कह रहा है। मैंने अपना स्कूटर रोका एक शहर में जिसका नाम है मेरठ है, और वहाँ पर एक बुक डिपो है, और मैं उस बुक डिपो में चला गया, ठीक है ना। और मैंने धीरे से उस आदमी से कहा, स्मार्ट बंदा वहाँ था, मैंने कहा कोई सेल्फ हेल्प की किताब है आपके पास? उन्होंने कहा उस रैक पर रखी है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अचानक एक किताब को निकाला वहाँ से ऐसे ही, और मैंने उसको खोला। ऐसी आदत सभी की होती है कि वो कुछ 1-2 पेज पढ़ना चाहते हैं ऐसे करते हुए, एंड जैसे ही मैंने खोला तो लेफ्ट पेज का लास्ट पैराग्राफ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, सम इनविजिबल फोर्सेस हैव ब्रोट दिस बुक इन योर हैंड्स,
कुछ अदृश्य शक्तियों ने इस किताब को आपके हाथ में रखा है। याद रखिएगा, ये वही मोमेंट था जो यूनिवर्स ने मुझे भेजा था। पता है क्यों? क्योंकि उस समय मैं अपने आप को एक नए लेवल पर ले जाना चाहता था। फ्रस्ट्रेशन से फ्लेक्सिबिलिटी या डिप्रेशन से डिलाइटफुलनेस की इंटेंशन और इंटेंसिटी मेरे पास थी, क्योंकि मेरे पास परिवार भी था। और ये किताब मेरे हाथ में आ गई, और इस किताब ने मेरी लाइफ को नहीं बल्कि करीब करीब आप ये कह सकते हैं कि इस समय 11 करोड़ लोग यूट्यूब पर हैं, और मैंने हज़ारों लोगों को सिग्नेचर प्रोग्राम को दिया है। 15 लाख से अधिक लोगों को मैंने सामने बैठाकर लाइव वर्कशॉप्स दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली। याद रखिएगा, वहीं से इस किताब से ये सब कुछ हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई ना कोई इंटेंशन और इंटेंसिटी थी कि मुझे एक बेहतर लाइफ को जीना है, और अचानक यूनिवर्स ने आपको इधर मोड़ दिया, और आपने उस आदमी से पूछा सेल्फ हेल्प बुक है क्या, और आपकी आंखों ने उस समय कम से कम 200 किताबों को देखा होगा वहाँ। एक ही किताब आपके हाथ में क्यों आई है? याद रखिएगा, ये जो डिवाइन प्रोसेस है ये साइंटिफिक है। उस समय प्रकृति आपको तैयार कर रही है कि मुझे कृति में बदलें। और अगर उस दिन मेरे लिए वो मोमेंट कहीं और चला जाता तो शायद ये पूरी लाइफ डिटूर हो जाती, एक गलत या अलग रास्ते पर चली जाती। सही है, सही है। तो सर, ये जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो अगर मैं रोज़ सुबह मंदिर जाता हूँ, भगवान के सामने प्रे करता हूँ, तो ये कहीं न कहीं ये मैनिफेस्टेशन का ही रूप हुआ ना? मतलब हम वहाँ पर प्रे करते हैं कि मुझे ये चाहिए, और वही चीज़ मैनिफेस्टेशन में भी कही जाती है। तो क्या ये दोनों सेम है या कुछ और है? ये खाली मॉडर्न नाम दिया हुआ है मैनिफेस्टेशन का? देखिए, जब पहले मंदिर में लोग जाते थे तो उनकी इंटेंशन अलग थी, अब अलग थे। अगर आप मंदिर में जाकर आप सही इंटेंशन के साथ और इंटेंसिटी के साथ चीज़ों को मांग रहे हैं तो बिल्कुल ये ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमें कभी भी बेगर नहीं बनना है मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि एक बच्चा है, आप एक फादर हैं, ठीक है, आपके बच्चे ने एक जिज्ञासा रखी, पापा मुझे बेहतर स्टूडेंट बनने के लिए ये बुक भी दीजिएगा। उस समय वो सिर्फ जिज्ञासा रखेगा, लेकिन आप कभी भी अपने बच्चे को नहीं चाहेंगे कि वो बैगर की तरह बात करे, क्योंकि बैग नहीं करना, भीख नहीं मांगनी है, आस्क करना है, सीख करना है। तो इसीलिए देखिएगा, हमारे यहाँ सीकर्स होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। किसी भी आश्रम में आप जाइएगा, वहाँ बैगर अलाउड नहीं होते, जिज्ञासु अलाउड होते हैं। जब भी आपको कोई भी बड़ा महात्मा या बड़ा ट्रांसफॉर्मर ज्ञान देगा, वो सिर्फ आपकी जिज्ञासा को देखेगा, आपकी बैगिंग को नहीं। आज भी मेरे पास बैगिंग की तरह भी लोग आते हैं। मैं कहता हूँ मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपके लिए इतना बड़ा बन जाऊँ कि आप बैगर बने। हाँ, अगर आप सीख करते हैं, यानी कि हिंदी में जिज्ञासा रखते हैं, और उस जिज्ञासा के अंदर इंटेंशन है, इंटेंसिटी है, तो आपको ये जरूर मिलेगा। आज आपको मैं एक शब्द बता रहा हूँ, हमें एक हिंदी का शब्द गलत दिया गया है, जिसको हम अभाव मतलब कमी कहते हैं। अभाव का मतलब कभी भी कमी नहीं होता, या पूरी तरह से कमी नहीं होता। यहाँ पर आप चौंक जाएंगे, और बहुत सारे हमारे दर्शक मुझे इस समय डिसलाइक भी कर रहे होंगे कि अभाव का मतलब तो कमी है, ये आपको पढ़ाया गया। जब मैंने अपने मेंटोर से बात करी, उन्होंने कहा आप जानते नहीं अभाव का मतलब कमी नहीं होता, किसी भाव की कमी होता है। पूरा सेंटेंस पढ़ो, पूरा सेंटेंस है किसी भाव की कमी। जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपके पास पैसे का अभाव है जी। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो पैसे के लिए इमोशन होनी चाहिए, जो इंटेंसिटी होनी चाहिए, उसकी कमी है। पैसे की कमी नहीं है इस यूनिवर्स में, बहुत सारे लोगों के पास है। आपके पास इस समय वो इंटेंसिटी नहीं है। इस आर्ट में पिक्चर बना रखी है, आई नीड मनी, ये तो पिक्चर तो आप ये भी बना लो, आई नीड व्हाइट हाउस। इंटेंसिटी है क्या यहाँ पर? इंटेंसिटी तो उसके पास है ना जिसने वो इलेक्शन जीता है। सही। तो इंटेंसिटी की, यानी कि जब भी आपके पास, जब आप कहते हैं मेरे पास रिश्तों की कमी है, मेरे पास रिश्तों का अभाव है, तो इसका मतलब यह मत समझिए कि रिश्तों की कमी है। रिश्ते बहुत हैं आपके पास, रिश्तों के लिए विशेष भाव नहीं है आपके पास कि मुझे इस आदमी के लिए भाव रखना, इसके लिए भाव रखना। आप भाव विहीन हो चुके हैं। इमोशन की बात करिए, यहाँ भाव और अभाव का मीनिंग समझिएगा। इमोशन की कमी है। जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास सेहत नहीं है, आपके पास सेहत के जो इमोशन होने चाहिए कि मुझे सेहतमंद होकर अपने बेटे के लिए खूबसूरत जिंदगी देनी है उसको, ताकि उसे कहीं नौकरी ना करनी पड़े, उसे किसी को बॉस ना कहना पड़े, मुझे अपनी बेटी को सेव करके जाना है, मुझे अपनी पत्नी के नाम पर ये करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को ये लाइफ देनी है। जब आपके पास ये भाव होंगे, आप एकदम से सेहतमंद हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। 2008-9 की बात है। किंडल पर मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है बुक, और मेरे टैब पर भी। कैलिफोर्निया के पास एक आदमी एक फार्म हाउस में काम कर रहा था, ट्रैक्टर चलाते हुए
अचानक उसका ट्रैक्टर पलट जाता है और ट्रैक्टर का वेट बताता हूं 1340 किलोग्राम, डॉक्यूमेंटेड है ये, और वो उसके नीचे फंस चुका है, मौत बिल्कुल उसके सर पर आ चुकी है। और तभी एक मैजिक होता है। मैजिक ये हुआ कि उसकी 2 बेटियां हैं, एक की उम्र है 13 साल और एक की 16 साल। एक का नाम है हाइना और एक का नाम है हेली। 13 साल और 16 साल हाइना और हेली अपने फादर की तरफ दौड़ती है बचाने के लिए, और क्या होता है, वो ट्रैक्टर को उठा देती है। उतनी जगह बन जाती है कि उनका बाप आराम से बाहर निकल जाता है। ये काम वो दोबारा नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों किया? क्योंकि उस टाइम एक इंटेंशन थी कि बाप को बचाना है, और इंटेंसिटी थी कि ये मेरा बाप है। जिस दिन ये इंटेंसिटी आपके पास आ गई कि ये मेरे लिए जरूरी है, उस दिन आप अपनी बीमारी को ठीक कर लेंगे। लव मेडिसिन मिरेकल को पढ़िएगा, डॉक्टर बर्नी सीगल की। उन लोगों ने अपने कैंसर को ठीक कर लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, जिनके पास एक इंटेंसिटी थी, ये एक भाव था, एक इमोशन थी जिंदा रहने की, जिनके पास एक कारण था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं आई नीड ए कार, आई नीड ए कार, आई नीड, मिल जाएगी आपको। लेकिन आप मांग क्या रहे हैं? आप ये भी तो कह सकते हैं कि मैं दुनिया को ऐसा बना दूं कि उनके पास सबके पास कार आ जाए। फिर आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, 10 करोड़ की बात कर रहे हैं। एक गलती कर रहे हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हुए। 5 रूल हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिंपल। अगर उनको हम फॉलो कर लें तो आम आदमी कहीं से भी खड़ा हो सकता है। कौन से 5 रूल है वो? पहला रूल है लॉ ऑफ सेल्फ इमेज। 6 साल की उम्र तक आपकी सेल्फ इमेज को मार दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा। तुमसे का अच्छा नहीं लिखा जाता, तुमसे का खा अच्छा नहीं लिखा गया, तुमने 2-2-5 लिखा है, यू आर नॉट ए गुड बॉय। तुमने पानी गिरा दिया, यू आर नॉट ए गुड बॉय। तुमने भैया की बात नहीं मानी, यू आर नॉट ए गुड बॉय। और आपकी ब्रांडिंग कर दी जाती है। यहाँ पर आपकी जो बेसिक सेल्फ इमेज थी, जो प्यार करना चाहती थी, जो खेलना चाहती थी, जो सपने देखना चाहती थी, वो मर जाती है। फिर आप सेल्फ इमेज को मारकर सिर्फ एक अहम को जीते हैं, ये मेरे पास आ जाए, ये मेरे पास आ जाए, ये मेरे पास आ जाए। अधिकांश लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं पता है? वो अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं और उस अहम को पूरा करना चाहते हैं। स्मॉलर द सेल्फ इमेज, बिगर द ज्वेलरी। जितनी बड़ी ज्वेलरी की आपको तलाश है ना, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये शो कर रहे हैं कि आपकी सेल्फ इमेज कम है। याद रखिएगा, मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। अधिकांश लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वो दुनिया को दिखाएं, यानी कि वो दुनिया को डराना चाहते हैं, इंप्रेस करना चाहते हैं। इंप्रेस करना का डराने का मतलब है। एक छोटी सी कहानी है खलील जिब्रान की, जो 20वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं। उनको कभी पढ़िएगा, उनकी एक कहानी है, और कहानी में 2 कैरेक्टर हैं। एक है स्केरक्रो, जो लोग किसान लोग पुतला बना के खड़ा कर देते हैं खेतों में डराने के लिए, और एक आदमी जा रहा है वहां से, और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? स्केरक्रो कहता है मैं स्केरक्रो हूं। आदमी पूछता है तुम कौन हो? वो कहता है मैं। तुम क्या करते हो? वो कहता है मैं लोगों को डराता हूं। ये आदमी कहता है यही तो मैं करना चाहता हूं। ये स्केरक्रो पता है 2 सेंटेंस बोलता है, और यहीं पर आप समझ जाएंगे। वो ये कहता है कि तुम इस काम को नहीं कर सकते। वो आदमी कहता है क्यों? मैं इस काम को क्यों नहीं कर सकता? स्केरक्रो कहता है उसके लिए अंदर से खोखला होना पड़ता है। अगर तुम आदमी हो तो इस काम को नहीं कर सकते, खोखला होना पड़ेगा। जीवन में याद रखिएगा, कई बार हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसलिए पूरा कर रहे हैं क्योंकि आप अंदर के खोखलेपन को भर रहे हैं। यह गलत बात है। प्रकृति को आप इसलिए यूज कर रहे हैं कि कृति सिर्फ आपके मतलब की हो। आप कोई भी इंटेंशन क्रिएट करिए जो दुनिया की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। आप हजारों लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, 10-15 हजार लोगों को हर साल ट्रांसफॉर्म करते हैं। मुझे मालूम है यह वह कृति है जो प्रकृति आपके लिए बनी हुई है कि भाई हम करिए, हम तैयार हैं, और इमीडिएटली आपके पास सब कुछ आ रहा है। Correct. सेहत आ रही है, आपके पास दौलत आ रही है, शोहरत आ रही है, सही बात तो मेंटल सेटिस्फेक्शन आ रहा है, और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आप ही रोके तो दूसरी बात है। पहली चीज है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर सेल्फ इमेज को ट्रांसफॉर्म करें। अगर आप जीवन में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो पहले सेल्फ इमेज को बड़ा करना होगा। आप किसी के मोटिवेशन स्पीच से मेरे सेल्फ इमेज पर फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मैं 30 किलो का हूं, आप कितना मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं 900 किलो का वजन उठा लूं? मरूंगा ही ना। सही है। और अगर मैंने उठा भी लिया तो हाथ पैर टूटेंगे। लेकिन अगर मुझे 900 किलोग्राम का वजन उठाना है तो मुझे भी तो 400 किलोग्राम का होना पड़ेगा ना। या इसीलिए कहा जाता है कि 21वीं शताब्दी में आने वाला पैसा और दौलत आपके सेल्फ इमेज के समानुपाती होगी। इसलिए इसके ऊपर काम करें। दूसरी चीज,
लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, खालीपन के नियम को समझें। यूनिवर्स का एक रूल है वायर विरल कि किसी भी जगह को जो खाली है यूनिवर्स उसे भर देता है। इसका मतलब है आप अपने माइंड में धन के इम्प्रिंट लाने से पहले बेकार की चीजों को खाली करें। आपके अंदर रिवेंज ना हो, घृणा ना हो, ईर्ष्या ना हो, डर ना हो, डाउट ना हो, फ्रस्ट्रेशन ना हो, ठीक है ना, लालच ना हो, होर्डिंग ना हो, जमाखोरी, इनको खाली करिए। यूनिवर्स अब इस खालीपन को उस धन से, उस खूबसूरत चीजों से भरेगा। सही। तीसरी चीज है लॉ ऑफ रेडिएशन। जो चीज आप पाना चाहते हैं रेडिएट करिए। आप कहेंगे मेरे पास पैसा नहीं, पैसा चाहता हूं, आप पैसे को बंटवारो, नहीं, पैसे के बिलीफ को बांटिए। मैं जब भी किसी से मिलता हूं और वो कहता राम सर अच्छा नहीं चल रहा, मैं पता क्या करता हूं, उसका कंधा पकड़ लेता हूं, मैं एक फादर फिगर की तरह, और कंधे को ऐसे दबाता हूं और हिलाता हूं, फिर कहता हूं आंख में देख मेरी, 100 करोड़ कमाएगा बहुत जल्दी, बस। और पहली बार उसे लगता है कि एक आदमी ने कहा है कि मैं इस लायक हूं। हमारी समाज ने हमारी लायक होने की फीलिंग को मार दिया, तुझसे ये नहीं होगा, तुझसे वो नहीं होगा। रेडिएट करिए। और मैं उसको नहीं कहता हूं, उस समय उसकी आंखों में मैं अपने आप को देखता हूं और मैं अपने आप को कहता हूं तू एक 100 करोड़ कमाएगा। इसके बाद है लॉ ऑफ इमेजिनेशन। अपनी इमेजिनेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि न्यूरल पाथवे बन जाए और आपका एक्टिवेट हो जाए रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और उसके बाद लास्ट है लॉ ऑफ रिसीविंग। और जैसे ही आपकी खूबसूरत विजुअलाइजेशन बनेगी, अब आपके अंदर इंस्टिंक्ट आएंगे कि ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। आपको टेलीपैथी आएगी लोगों की, और बस आप अपना काम करना शुरू करें डिवाइन टाइम पर, तुम्हारे टाइम पर नहीं, डिवाइन टाइम पर। यूनिवर्स आपको सब कुछ देने जा रहा है। जिस दिन आप क्वालिफाई पूरा कर जाओगे, एग्जाम पूरा हो जाएगा। ये मत कहिए मुझे आदि चाहिए, नहीं नहीं, ये तुम तय नहीं करोगे। 10 साल का बच्चा तय नहीं करेगा पापा मुझे आदि आपकी पिस्तौल चाहिए, नहीं भाई, आज तो तुम मार देगा किसी को भी, राइट टाइम पर मिलेगा। अभी आपने टेलीपैथी की बात की है, टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी का मतलब है जब हम मानसिक संवाद करते हैं। कई बार ऐसा नहीं हो आपकी लाइफ में कि आपने किसी को याद किया और उसका मोबाइल बजने लगा, या वही कॉल थी। ये सभी की लाइफ में हो रहा है। अगर ये कोइंसिडेंस होता तो सभी की लाइफ में क्यों होता? याद रखिएगा, हम मानसिक रूप से सब जुड़े हुए हैं। क्वांटम फिजिक्स को अगर आप पढ़ें तो हम सब लोग, हम सब चीज़ें जो भी हम दिखाई दे रही है, ये एक मैटर है, ये एक मटेरियल है या मैटर है। मैटर, हर एक मैटर को अगर हम नीचे तक तोड़ें तो ये मॉलिक्यूल होता है, और मॉलिक्यूल को तोड़ें तो वो एटम होता है, और एटम के अंदर जब हम जाएं तो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिसे हम एनर्जी कहते हैं। तो अगर आप फील्ड नाम की किताब को पढ़ेंगे तो उसका पहला ही चैप्टर है जीरो फील्ड कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यह है कि हम उस जीरो फील्ड पर हम सब एक हैं। अगर हम एक इंटेंसिटी और इंटेंशन को लेकर चलते हैं तो हम लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते, बल्कि उनको कम्युनिकेट करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लॉ ऑफ सक्सेस लिखी गई है 1960 की में, नेपोलियन हिल ने, पहला ही चैप्टर पढ़िएगा, जहां पर आप किसी भी आदमी को अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास गोल्स हैं। इस समय अगर मैं एक बड़ा गुंडा बनना चाहता हूं, मुझे शाम तक कोई ना कोई कट्टा बेचने वाला मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि मेरी ऊर्जा रेडिएट कर रही है। इसीलिए कहा जाए, मेरे मेंटर कहा करते हैं कि थॉट इज नॉट योर्स, विचार आपका नहीं है, वो या तो कहीं से आया है, किसी और का है, और तुम्हें कोई मैसेज देने आया, या अगर तुमने प्रोड्यूस किया तो अभी एक वर्ल्ड में लाइक माइंडेड लोगों तक जरूर जाएगा। इसलिए विचार के प्रति बड़ा सावधान रहें, और यही महात्मा बुद्ध ने भी कहा है। अमेजिंग, अमेजिंग। सर, ये मैनिफेस्टेशन का जर्नी अगर हमें स्टार्ट करना हो तो एक लेमन लैंग्वेज में आप समझाइए कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या उसकी टेक्निक्स होती हैं और क्या उसका सही तरीका है? पहली चीज़ है कि आप यहाँ पर अपने माइंड को ट्रेंड करना होगा। आपके माइंड के पास असीमित पोटेंशियल है, और आप कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहले आप मेरे कहने से कुछ दिनों के लिए रेगुलरली अपने फ्रंटल लोब पर, हमारे पास यहाँ पर जो ब्रेन का पार्ट है उसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं। फ्रंटल लोब की खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो पिक्चर एक बार बन गई और उसमें इंटेंसिटी हुई तो फिर ये लंबे समय तक बनती है, क्योंकि ये सेल जो ब्रेन की सेल है फ्रंटल लोब पर, इन्हें वायर करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसीलिए बार बार आपके हमारे महापुरुषों ने कहा कि यहाँ ध्यान लगाया करो ताकि ये एक्टिवेटेड रहें। हमारी बहुत सारे लोगों की फ्रंटल लोब डीएक्टिवेट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी इमेज को लाएं।
कई बार खुद की इमेज आपको नहीं दिखाई देगी, तो पहले शीशे में देखें मैं कैसा दिखाई देता हूँ, कहाँ क्या है, और फिर आंखें बंद कर चुपचाप बैठे इस इमेज को बार बार फ्लैश के रूप में बड़ा करें। और अब आप इसको डिजाइन करें कि यू आर बिकमिंग हेल्दियर, स्ट्रोंगर, रिच पर्सन। हम अपने चेहरे पर ग्लो लाएं। कई बार देखें कि रिच लोगों के बीच में आपकी इमेज आ रही है। कई बार आप देखें कि यू आर जस्ट एंजॉइंग द वंडरफुल सेल्फ इमेज। ये पहली क्वालिफिकेशन है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो कभी भी आप बड़े जो गोल्स बना रहे हैं मैनिफेस्टेशन के, वो कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज वहां है ही नहीं। पहला काम ये करना है। दूसरा ये करना है कि जो चीज़ मुझे चाहिए, क्या वो मुझे सिर्फ स्वार्थ के लिए चाहिए, और क्या मैं इसके लिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाइफ में बदलाव करूंगा। इसे सिंपली शब्दों में ये समझिएगा कि आप अपने सेल्फिश गोल के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं चीज़ों को। मुझे एक कार चाहिए, ये तो वही वाली बात है कि एक रिक्शा पुलर बाहर कह रहा मुझे 250 रुपये चाहिए, पूरी तो दोनों के हो ही जाएंगे। लेकिन मज़ा तो यह है कि ये कार जो है विदाउट एफर्ट आपके पास आ जाए, यानी कि आप ऐसा कुछ काम करें, एक ऐसे वैल्यू ऐड करें दुनिया की लाइफ में कि लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ पर एक गलती करते हैं लोग। वो गलती यह है कि मान लेते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और 2 कार हैं और यही है सब कुछ, और अब तक कुछ नहीं है, बस यही है सारा कुछ। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और 2 कारें हैं, या एक और मेरे मित्र हैं उनके पास 10 लाख है और 2 कारें हैं, तो टोटल 4 कारें हैं और 20 लाख रुपए हैं। अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आई नीड 5 लाख रुपीज, आई नीड 5 लाख रुपीज, आई एम अट्रैक्टिंग 1 कार, आई एम अट्रैक्टिंग 1 कार, और ये कार हम 2 लोगों के पास है 4। क्या हम, जब आप ये काम कर रहे हैं, क्या हम इसे रजिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप तो मेरी कार ले रहे हो? तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि आप मटेरियल चीज़ों को जब ऐसा कर रहे हैं तो आप यूनिवर्स के लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। यूनिवर्सल फिजिक्स ये कहती है कि जो एटम है, यानी कि ये जो ब्रह्मांड है, इसमें 99 पॉइंट और 5 बार 9 लगाइए, 99.9999% ऊर्जा बाकी है, और सिर्फ जो मैटर है वो है 0.0001%। तो अब आप खुद समझिए कि किस चीज पर आपका फोकस होना चाहिए। जो मटेरियल 0.001% है, नहीं, जो ऊर्जा बाकी बची है। हम क्या करते हैं, जो चीजें दूसरों ने कोलैप्स कर ली हैं, जो चीजें दूसरों ने फॉर्म कर ली है, वो हमें चाहिए, वो तो भाई उसकी है। तुम अपनी क्यों नहीं एनर्जी कोलैप्स करते, जबकि वो कृति बनने में तैयार है? वही तो प्रकृति है, जो ऊर्जा है, जिसको अद्वैत सिद्धांत में मिरेकल सबस्टेंस कहा गया है, जादुई पदार्थ कहा गया है, जो हर चीज में है। 1 फॉर ऑल, ऑल इन 1, ठीक है ना, एकल का सिद्धांत है, यानी कि हर चीज में वही ऊर्जा है। तो आप उस ऊर्जा को क्यों नहीं कोलैप्स कर रहे, उसे क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म कर रहे चीजों में? और वो बहुत आसान है। अब सवाल उठता है कि राम सर 10 लाख आपके पास है, 2 कारें आपके पास, मैं आपसे कैसे लूं? ये कह के लगे मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं रजिस्ट करूंगा जब तक कि आप मेरे यहाँ पर गन नहीं लगा देंगे। लेकिन एक बात बताऊं, मैं इन दोनों कारों को और 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। आप ये कह राम सर आपके और आपके परिवार के लिए एक प्लान है, जिंदगी भर वो लंबी उम्र जिएंगे, आप 10 लाख को की जगह 1 करोड़ रुपए साल के कमाएंगे। ये कारों से बड़ी बड़ी कारें आपके पास आएगी, आपके बच्चे बहुत डिसिप्लिन रहेंगे। मेरे पास एक ऐसा प्रोग्राम है, मैंने उसको सिद्ध कर लिया है, मैंने उसकी मास्टरी कर ली है। ये रही उसकी प्रेजेंटेशन, और मैं कहूँगा कितने पैसे देने हैं? आप कहेंगे सर सिर्फ 15 लाख रुपए देने। मैं पता क्या करूँगा, भैया 10 ये पकड़, 2 कार पकड़, 1 लाख रुपए मैं अभी लेकर आ रहा हूँ, 14 की तो ये हो गई। करेक्ट, समझ गए ना मेरी बात? इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आपने क्या किया, आपने उस ऊर्जा को कोलैप्स कर दिया। अब आपने मेरे मटेरियल को ले लिया जरूर, लेकिन आपने मुझे और ज्यादा ऊर्जा दे दी है। जीवन में हम ये समझिए कि आपके पास कार आने को तैयार है, आपके पास शोहरत आने को तैयार है। अभी मैं बात कर रहा था, जब मैं उस स्कूल में जाता हूँ, उन बच्चों को तो पता भी नहीं, 90% टीचर्स को नहीं पता, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं वहाँ पर एनुअल डे पर भी चला जाऊँ। लेकिन मुझे मालूम है कि जब वो बच्चे उतरते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, ये एक उस समय का सिर्फ एक थॉट था कि हमें चलो कुछ करना है। लेकिन आज मैं बताऊं, वहाँ पर मेरे पास ही नहीं, कई टीचर के पास भी कार है। वहाँ से एक बच्चा हमारे IPL में खेलता है, पंजाब की टीम में। वहाँ से कई बच्चे मौलाना मेडिकल कॉलेज में चला, मौलाना आज मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर फर्स्ट 100 में आते हैं।
समझ। और जो अभी हमारा चंद्रयान गया है उसमें अकीब नाम का लड़का हमारे ही स्कूल का बच्चा है और वो मेरा सबसे पहला स्टूडेंट था। जब मैंने उसको एक मोहल्ले में जाकर उस फैमिली से कहा था कि इसे हमारे यहाँ डालो, पैसे की कोई बात नहीं है, अकीब इज़ द नेम, उसका नाम बड़ा छपा था अखबारों में। माई सेइंग टू इज़ वेरी सिंपल, आप एक वैल्यू ऐड करिए सोसाइटी में, आपके सारे गोल तो पूरे हो गए। आपको इज्जत भी मिल रही है, आपको पैसा भी मिला, आपको सेहत भी मिली, आपको कार भी मिल गया, आपको अच्छे, और क्या चाहिए? सही है, सही है। तो आपको कोलैप्स करना है एनर्जी को, प्रकृति को कृति में बदलना है। उसके लिए जरूरी बस वही है कि एक बार सेल्फ इमेज को बड़ा करें, इमेजिनेशन करें कि आपको क्या चाहिए, और फिर आपको अंदर एक भाव आएगा कि यार ये एक्शन लेना है, ये लेना है, ये करना है, ये करना है, बस उसे करते रहे। अमेजिंग। तो सर जैसे अभी आप ये पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के बारे में बात कर रहे हो, क्या मैनिफेस्टेशन से मैं किसी के लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस भी दे सकता हूँ? मतलब अच्छा तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या बुरा भी कर सकते हैं किसी के लिए? देखिए, बुरा सबसे पहले आप अपने ऊपर ही करेंगे। आपके माइंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अवेलेबल और सबसे वल्नरेबल आप ही हैं। इसलिए जब भी आप किसी के लिए रिवेंज लेंगे तो समझ लीजिएगा कि आप ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार बनने जा रहे हैं। आपकी बॉडी आप ही के अंगों को मारेगी, इसे ही ऑटो इम्यून कहते हैं। जब भी आप किसी के लिए घृणा करेंगे तो घृणा के पात्र सबसे पहले आप ही बनेंगे। इसीलिए सेल्फ इमेज, आपका सेल्फ लव मरने लगेगा। उसके लिए आप करें ना करें, लेकिन एक आदमी के लिए तो आपने कर दिया है और वो आप हैं। लेकिन आप ये समझिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन ये धरती मुस्कुराई थी। बहुत सारे सोल आत्माएं उस दिन लाइन में थी जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ था इस पृथ्वी पर आने के लिए। मानेंगे ना इस बात को? Yes. जिस दिन आप आए थे उस दिन हवा में एक विशेष प्रकार की खुशबू मिली थी क्योंकि आप आए हैं। पानी में स्पेशल मिठास घोली गई थी क्योंकि आप आए हैं। सूरज की रोशनी में स्पेशल किरण जोड़ी गई थी क्योंकि आप आए हैं। अगर जिस दिन आपने ये खूबसूरत सेल्फ इमेज बना ली ना अपने लिए, उसी दिन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इजीली कर लेंगे। लेकिन गड़बड़ ये रही कि आप यकीन कर बैठे उन लोगों का जिन्होंने आपसे कह दिया आपसे कुछ नहीं होगा, आप तो बेवकूफ़ हैं, आप इडियट हैं, आप इर्रेस्पॉन्सिबल, आप मरीज हैं, आप दिमाग से पागल हैं, और आपने इसको रियल मान लिया है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना तो पहली चीज़ है कि आप अपने पास्ट के बिलीफ को छोड़कर आएँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता विराल कि आप हमारे बाप दादा कितने बड़े थे या छोटे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी स्कूल में पढ़े हैं, आपको अंग्रेजी आती नहीं आती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पेरेंट्स कितने धनवान थे या गरीब थे। फ़र्क इससे पड़ता है कि इस समय आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कितना नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं। नियंत्रण की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी, उसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने एक्सक्यूज़ बना दिया कि मेरे बाप ने मुझे अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ाया, भाई साहब रामदेव के बच्चे इस फादर ने भी नहीं पढ़ाया, मैं IAS के यहाँ घर में पैदा नहीं हुआ, रामदेव जी भी नहीं हुए थे, मेरे पास करोड़ रुपए नहीं थे, रामदेव के पास भी नहीं थे। यू विल रीच वेयर यू बिलोंग टू। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक लाइन समझना चाहते हैं तो सिर्फ दो चीज मैं बता रहा हूं, एक अब और एक गीता का श्लोक। पहली चीज जो मेरे मेंटोर ने सिखाई है वो ये है कि अगर आप किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यू मस्ट बिलोंग वेयर यू वांट टू रीच। आपको उस जगह को बिलोंग करना होगा दिमागी तौर पर। आम आदमी को चाहिए कि वो अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चौथा या पांचवा चैप्टर है, 70 पेज है उसके, मैंने 70 बार पढ़ रखा उसको। उन्होंने कहा कि कुछ ना करे आम आदमी, सिर्फ एक काम करना शुरू करे, इमेजिन करना शुरू करे कि ही इज मीटिंग गुड पीपल, ही इज लिविंग अ गुड लाइफ, ही इज लिविंग द वंडरफुल फ्यूचर, ही इज लिविंग द गुड लाइफ, ही इज मीटिंग द राइट वंडरफुल पीपल। एक कहानी मैं सुनाता हूँ, ये पुरानी कहानी है बहुत, और ये रियल है क्योंकि ये मैंने फर्स्ट हैंड पढ़ी थी। एक बच्चे को एक ऐसे लिखने के लिए दिया गया, उससे कहा कि अपनी ऐसे लिखे अपनी लाइफ का। उसने अपनी लाइफ का ऐसे लिखा कि मेरे पास बहुत बड़ा एम्पायर है, धन है, पैसे हैं, बड़ी कारें हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को गिफ्ट करता हूँ, एजुकेशन, किताबें। टीचर ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, इट्स नॉट योर लाइफ, आई नो योर फैमिली। उसने कहा सर इट्स माई लाइफ। उसने कहा नहीं दोबारा लिखो। उसने फिर वही जो कहते लिख के आ गया। उसने कहा फिर ये तुम्हारी लाइफ नहीं है। कहते हैं कि जब वो बड़ा हो गया, एक दिन वो बूढ़ा टीचर किसी यूनिवर्सिटी में अपने पेपर को पढ़ रहा था, पब्लिक में वो आदमी भी बैठा था, उसने पहचान लिया। पहचानने के बाद धीरे से गया, जब वो उसने अपना काम कर लिया, उसने कहा सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप एक बच्चे के बारे में जानते हैं जिसके पेपर को आपने पढ़ा था 2 बार, उस टाइम की बात है। उसने कहा हाँ याद है। कहता आई एम द सेम पर्सन, आई एम लिविंग द सेम लाइफ। आप इमेजिन तो करना शुरू करें,
जैसे आप इमेजिन करते हैं, आप नए न्यूरल पाथवे बनते हैं, एनएलपी की भाषा बता रहा हूँ। लेकिन आम आदमी इमेजिन ही नहीं करता। वो ये कहता अभी भी मुझे गालियां पड़ रही हैं, मुझे मालूम है। इस समय भी कई लोगों को गुस्सा आ रहा है। कैसे? इमेजिनेशन से क्या होता है? इमेजिनेशन से ये होता है कि ये मकान जो बना है पहले किसी की इमेजिनेशन में बना है, उसको ज़्यादा पैसे मिले हैं इस मजदूर और राज से जिसने बनाया है। इमेजिनेशन से ये होता है कि आपने कंप्यूटर के जगत में तहलका मचा दिया और वहाँ पर जो रोज मेहनत करते थे उनका करियर खतरे में पड़ गया। इमेजिनेशन से ये होता है कि इस समय इस माइक से मैं और आप एक साउंड इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, जिसने इसे बनाया था वो खरबपति हो चुका है। इमेजिनेशन से ये होता है कि एक सीडी या डीवीडी जिसको हम यूज किया करते थे, पता है उसका रॉ मटेरियल क्या होता था? रेत, सैंड। 0 पैसे से मैजिक क्रिएट कर दिया और एम्पायर बन गया। इमेजिनेशन ही, याद रखिएगा, जिस दिन आपने इमेजिन करना शुरू कर दिया आप अपनी नई फैकल्टी को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी का फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आम आदमी को ये करना चाहिए, आम आदमी को ये करना चाहिए। और मैं आम आदमी रहा हूं और मैंने इसको 21 साल की उम्र में पढ़ लिया था, लॉ ऑफ सक्सेस को, कि भैया इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन करो, और इस इमेजिनेशन में इतनी इंटेंसिटी ले आओ कि यूनिवर्स बाध्य हो जाए कि वो अपॉर्चुनिटी आपको दे, क्योंकि फिर आप यूनिवर्स के साथ जुड़ना शुरू हो गए। करेक्ट सर। बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं। जब भी आप उनको बोलोगे कि आप इमेजिन करो, लेकिन वो इमेजिन करने में वो एकदम ब्लैंक हो जाता है कि इमेजिन करूँ क्या। मतलब ये होता है कि मुझे अचीव क्या करना है, मेरे गोल्स क्या है, मुझे वही नहीं पता है। सिर्फ चार स्टेप ले लें। वो आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो किसी ने यहाँ पर इस सवाल को मैनिफेस्ट किया है। आप एक काम करें, एनएलपी की मैं एक आपको मैजिकल टेक्निक सिखा देता हूँ। मैजिकल टेक्निक ये है कि आप आराम से एक चेयर पर बैठें, अपने आप को स्टिल यानी कि स्टैचू बना लें। इमेजिन करें कि इस समय आप अपने होम थिएटर में बैठे हुए इस चेयर पर, आपके हाथ में एक मैजिकल रिमोट कंट्रोल है, डिवाइन रिमोट कंट्रोल है। चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाएं और इमेजिन करें कि आपके सामने एक आप कह सकते हैं कि स्क्रीन है खूबसूरत, और यहाँ पर टेम्परेचर ओके क्योंकि आपका होम थिएटर है, यहाँ पर आप सेफ हैं क्योंकि ये आपका होम थिएटर है। और आप पहला सीन बनाएं कि सबसे पहले आप अपनी सेल्फ इमेज को देखें कि यू आर द हीरो ऑफ दिस मूवी, और पहला सीन क्रिएट करें इमेजिनेशन में। दैट आपका चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाती हुई आंखें, बढ़िया सी ड्रेस, एक बढ़िया स्माइल, खूबसूरत शूज, ज्वेलरी, वॉच, एवरीथिंग, टोन्ड बॉडी के साथ अपने आप को देखें और इमेजिन करें कि ये कहानी इस व्यक्ति की है जो इस समय आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसे हम अदर यू कहेंगे थोड़ी देर के लिए। क्या कहेंगे? दूसरा आप। ये पहला सीन आ गया। अब दूसरा सीन लाइएगा, आराम से बैठे हुए इमेजिन करिए कि अदर यू खूबसूरत पैसे को कमा रहा है, कुछ को कमा चुका है और उस जिंदगी को जी रहा है। बड़े एरोप्लेन में बैठता है, बड़े रिजॉर्ट में रुकता है, बड़े देशों में घूमता है, बड़े अच्छे कपड़े बढ़िया घर में रहता है, बड़ी गाड़ी चलाता है। इन इमेजेस से इस खूबसूरत मूवी को अगले 5 मिनट तक 15-20 बार रिपीट कर लें। अगला खूबसूरत रिश्तों का भी ले लें। नाउ अदर यू को देखें, वो खूबसूरत रिश्ते भी एंजॉय कर रहा है, बढ़िया फ्रेंड्स हैं उसके, बढ़िया उसके कुलीग्स हैं, बढ़िया उसकी टीम है, बढ़िया उसके सराउंडिंग्स में लोग हैं। और ले लें एक और, अदर यू खूबसूरत डोनेशन कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अस्पताल खोल रहा है, स्कूल खोल रहा है। क्लियर है? इस मूवी को फिर शुरू करें। सबसे पहले अपनी इमेज को देखें, धनवर्षा को देखें, खूबसूरत रिश्तों को देखें, बहुत सारी कंट्रीब्यूशन को देखें। फिर यहीं पर आ जाएं और यहाँ पर बैठे बैठे इस मूवी को कम से कम 30-40 बार देखें, जब तक कि ये रट ना जाए। आप इसमें कोई बदलाव करना है कर लें और उसके बाद आप फाइनल काम करें। इमेजिन करें कि यहाँ से उठकर आप पहले सीन में इंटीग्रेट मर्ज हो चुके हैं और अब आप इमेजिन करें कि इट इज़ नो मोर अदर यू, ये अदर यू नहीं है, ये तुम ही हो। और अब आप इसके सेंसेशन को, इसके भाव को तीव्र कर लें जिसका नाम है इंटेंसिटी। फिर इसको भी मर्ज करते हुए 30 से 40 बार मर्ज करती हुई इमेज को देखें। फिर पहले सीन में आए, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर पहले में। एंड जब आप इस काम को कर रहे होंगे, यह आपके माइंड के ऊपर एक इमेजिनरी लेकिन रियल इम्प्रिंट डाल देगा। आप कहेंगे रियल कैसे? क्योंकि आपके माइंड को
इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फ़र्क करना नहीं आता। इस समय आप सोच लें कि आपका मनपसंद फूड क्या है, मुंह में पानी आ गया। तो आप न्यूरल पाथवे को बनाते रहो ना। आप कहेंगे इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। भाई ये आपके फोकस को बदलेगा, ये आपके चाल को बदल देगा, ये आपके ढाल को बदल देगा। आप किसी शादी में जा रहे होंगे, अचानक कोई आपके पास आएगा, अरे कहाँ के रहने वाले हो? ये वही आदमी जो अब आपको अपॉर्चुनिटी देगा। सही है। इसी को हम यूनिवर्सल मैसेज कहते हैं भाई। लेकिन उसके लिए तैयारी पहले आपको करनी होगी। क्वालिफाई पहले आप करेंगे, यूनिवर्स नहीं करेगा। नहीं, ये बहुत आसान तरीके से आपने समझाया, लेकिन फिर भी सर कहीं कहीं मेरे साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको जस्ट बताऊं, आज से साल 1.5 साल पहले हम मिले थे, एक प्रोग्राम में थे जहाँ पर आपने मेडिटेशन करवाया था। आपने मुझे बताया था कि आंख बंद करो और इमेजिन करो कि आप घर के बाहर निकल रहे हो, स्काई दिख रहा है, आप बाहर जा रहे हो नेचर में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितने लोग प्रोग्राम में बैठे थे सब लोग कर पा रहे थे, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं वो कर नहीं पा रहा था। और ये मैं इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, शायद वो लोग भी जब इमेजिनेशन करने को कोई बोले कि हाँ आप ये इमेजिन करो, ये इमेजिन करो, वो इमेज क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या? काल का भूत हम लिए घूम रहे हैं, जिसको हम पास्ट कहते हैं। कई बार हमें बता दिया गया टीचर के द्वारा तुमसे कुछ नहीं होगा। कई बार पेरेंट्स ने कह दिया यू कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। कई बार आपसे कुछ गलती होगी तो आपकी स्पाउस ने कह दिया अब मुझे पता था तुम यही गलती करोगे, और आपकी ब्रांडिंग हो जाती है। आपकी नेचुरल सेल्फ इमेज को मार दिया जाता है, जहाँ पर आप एक दौड़ लगाना चाहते हैं। याद रखिएगा, पास्ट के बिलीफ को जब तक आप नहीं हटाएंगे, ये वही चीज़ है जिसको मैं लॉ ऑफ एम्प्टीनेस कह रहा हूँ। आपको याद रखिएगा, पहले अपने आप को खाली करना होगा। विरल एक सेंटेंस ले लीजिएगा आज, और वो ये है, एंजल्स फ्लाई बिकॉज दे कीप देमसेल्व्स लाइट। परियां इसलिए उड़ते हैं क्योंकि वो अपने आप को हल्का रखते हैं। जीवन में अगर उड़ना है तो हल्का रखना होगा। जब तक आप पुराने बिलीफ को, पुराने तनाव को, पुरानी रंजिशों को, पुराने ईर्ष्या को, पुराने डाउट को नहीं छोड़ पाएंगे। दो चीज़ें आपके पास है, मारती है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, सिर्फ दो ही चीज़ें मारती हैं, एक है फियर और एक है डाउट। उन्हें ये लगता है सब कर लेंगे, मैं नहीं करूँगा। आवाज़ आती है उन्हें, ये कुछ नहीं करेगा। फिर दूसरी आवाज़ आती है, नहीं कर लेगा, क्योंकि वो बाहर का ट्रेनर कह रहा है कर लेगा। फिर अंदर से आवाज़ आती है, नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कर लेगा। याद रखिएगा, मैं आज आप एक सवाल पूछता हूँ, प्रैक्टिकली सवाल पूछूंगा, और मैं सब लोगों से पूछता हूँ। मैं कई पॉडकास्ट में सुन चुके हैं, 6 जोड़ी कपड़े धोने या दिन में, एक दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाने आम आदमी के लिए कौन सा आसान काम है जिसे वो कर सकता है आज? डिपेंड करता है, मतलब मेरे लिए करोड़ रुपए सिंपल सी बात ही मैं कहूँगा कि एक आम आदमी है, आम आदमी के लिए 6 जोड़ी कपड़े हैं। 6 जोड़ी कपड़े धोना। यही सवाल मैं आपसे ये कर रहा हूँ, आप ही जवाब देंगे। यही सवाल आप अंबानी के बच्चों से करिएगा। समझ गए? सही है। इसका मतलब है 1 करोड़ रुपए में और 6 जोड़ी कपड़ों में न कोई आसान है न कोई मुश्किल है। सवाल यह है कि आपकी सेल्फ इमेज क्या है, आप किस जगह पर हैं, आप किस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, आपके बिलीफ्स क्या हैं, आपने उन बिलीफ से कितनी एबिलिटी और कितनी अपने लायक होने की फीलिंग को बना रखा है। मेरे विचार से अंबानी के बेटे 1 लाख पे फ़ोन नहीं उठाएंगे, जबकि एक आम आदमी 1 करोड़ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, जो बाहर की सिचुएशन है वह आपको अगर प्रोग्राम कर रही है तो इसका मतलब है अभी तक आपने गलत पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो प्रोसेस के ऊपर डाउट हो जाता है कि अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई बोलेगा इमेजिन करो बाहर चल रहे हो और मैं चल रहा हूँ, तो थोड़ी ऐसा हो जाता है। वो प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, और बाद में वही चीज़ जब भी दूसरे लोग करते हैं, उनको रिजल्ट्स मिलते, तो अपने आप पे क्वेश्चन आता है कि यार काश मैंने कर लिया होता। 3 चीज़ें रोकती हैं आपको, तीनों लेटर को मैं समझा देता हूँ। पूरी मानवता यहीं पर रुक जाती है। जो भी लोग बढ़ते हैं इन 3 के बाद ही बढ़ते हैं, और इस फिल्टर से निकलते निकलते जो लोग आगे जाते हैं उसकी संख्या 0.1% या 1% तक रह जाती है। PAW, P का मतलब है पॉसिबल। अधिकांश लोग ये मानते ये पॉसिबल नहीं है। यस। फिर आपको कोई कहता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर कहता है, कोई दूर का रिलेटिव कहता है ये पॉसिबल है, देखो उसने कर लिया, उसने कर लिया, उसने कर लिया, उसने कर लिया, तो इससे ज़्यादा बड़ा है। अगर आप अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखें जिन्हें
जिनकी क्वालिफिकेशन या जिनके रिसोर्सेज आपसे कम थे लेकिन वो आपसे आगे निकल गए। मेरे पास तो हजारों हैं। कई बार लोग कहते तुम इतने इंटेलिजेंट रहे हो, तुम पहुंचे कहाँ हो? बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि कोई ना कोई मुझे भी कहीं ना कहीं बांध रखा होगा ना मेरे विचारों ने। करेक्ट। क्योंकि मुझे भी तो मेंटोर नहीं मिला ना, जब तक मैं अपनी सीढ़ियों को नहीं चढ़ पाया या अपनी बेड़ियों को नहीं तोड़ पाया। बेड़ियों में तो मैं भी बंधा हुआ था ना, मैं भी तो उसी सोसाइटी से आया हूँ ना जहाँ पर ये बताया जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते अगर तुमसे ये भी नहीं होता तो। वहाँ तो एक्स को वाई बना दिया जाता ना, तुमसे 12 का पहाड़ा तो याद नहीं होता तो खरीदेगा कार। पर समझ लीजिएगा 12 का पहाड़ा याद नहीं हुआ तो अब आप कार भी नहीं खरीदेंगे। कर दिया ना एक्स को वाई। यस। तो पी का मतलब है पी फॉर पॉसिबल। 99% लोगों को यहीं पर रोक दिया जाता है कि ये तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये तेरे लिए संभव नहीं है। उसके बाद आप जो बाकी 1% है उसे दूसरे स्टेप पर मार दिया जाता है, ये रोक दिया जाता है, और उसके अंदर एक आवाज आती है, इट्स पॉसिबल, मैं मानता हूं ये पॉसिबल है बट आई एम नॉट एबल। मेरे में वो क्षमताएं नहीं है, और आप अपनी क्षमताओं के ऊपर डाउट करने लगते हैं। एंड डाउट वो एक विष है जिसका अभी एंटीडोट नहीं बना है, जब तक कि आप नहीं जानते कि डाउट के शिकार आप हो रहे हैं। ठीक है ना? डाउट रियलिटी बन जाता है आपका, क्योंकि डाउट ही आपका ट्रस्ट बन जाता है। और यहां पर भी फिर आपको कहता है कि तेरे पास एबिलिटी है, क्योंकि फिर आपको कोई गीता पढ़ाने आते। भगवान कृष्ण ने क्या किया था, वो सिर्फ आपको एबिलिटी को याद ही तो दिला रहे थे, भाई तेरे पास एबिलिटी है। और तीसरी चीज है डब्ल्यू का मतलब है वर्दीनेस। वो ये कहता है कि ये पॉसिबल भी है, मेरे पास एबिलिटी है, लेकिन मैं इस लायक न कहा कि मैं ये करूं, क्योंकि आपने लायक के ऊपर छोड़ दिया। याद रखिएगा, यहीं पर मानवता का एक बड़ा हिस्सा घुटने टेक देता, हम इस लायक कहाँ भाई साहब। कई बार आपको ये बता तुम इस लायक कहाँ, और हमें अपने पर और यूनिवर्स पर फिर यकीन नहीं रहता। हमें ऐसा लगता है कि वो अलग है, हम अलग हैं, जबकि हम दोनों एक ही हैं। फिर हमें भगवान कृष्ण के अध्याय 11 33वें श्लोक की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर भी मैं किसी को दोष तो नहीं दूंगा, लेकिन जिन्होंने गीता का ज्ञान लेकर बांटना शुरू किया उन्होंने एक सेंटेंस छोड़ दिया कि 11वें अध्याय का 33वां श्लोक अगर हम सबको पढ़ा दें बच्चों को प्रॉपरली मेरी आवाज़ में, तो मैं एक बात कह रहा हूँ, हर एक आदमी के अंदर एक बाहुबली बैठा है। और उसमें यही कहा है, जब अर्जुन कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये तो मेरे अपने जानने वाले हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये राजपाट। भगवान कृष्ण उस सेंटेंस को, उस श्लोक को देखिएगा, अभी गूगल कर लीजिएगा। संस्कृत मेरे से याद नहीं रहती, कई बार कोशिश भी करता हूँ पर इतने सारे कमिटमेंट, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो विरल ये है। उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिन लोगों को तुम मारना चाहते हो वो ऑलरेडी मेरे द्वारा मारे गए हैं, वो मारे जा चुके हैं। बस तुम तीर उठाओ, गांडीव उठाओ और इस विजय का निमित्त मात्र बन जाओ और इस राज का भोग करो। यह सब काम मैं कर चुका हूं। याद रखिएगा, अगर आप यूनिवर्स को इस तरह से अपने फादर की तरह मानते हैं कि मैं उसका बच्चा हूं, तो वो ऑलरेडी तुम्हें कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है, तुम निमित्त बन जाओ। लोग निमित्त बनने को तैयार नहीं है, वो उतनी भी इमेजिनेशन करने को तैयार नहीं है। पावर ऑफ इमेजिनेशन तो यह है कि तुमने जो भी काम किया है, चाहे वो कपड़े खरीदे या एक मकान बनाया है या ये एम्पायर खड़ा किया है इतना बड़ा इंस्टीट्यूट का, याद रखिएगा उससे पहले आपने उसके बारे में थॉट क्रिएट किया है। सही है, सही है, 100%। तो ये सर, ये मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करने का एक तो बहुत ही अच्छा तरीका आपने बताया, विजुअलाइजेशन करो, आप इमेजिन करो। अफर्मेशन का कितना रोल रहता है? अफर्मेशन के लिए हमारे देश के लोगों को बहुत मिसगाइड किया जा रहा है और किया गया था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब आप ही देंगे। मान लेते हैं आप एक पार्टी में जाते हैं, वहां पर आपको एक 20 साल पुराना एक मित्र मिलता है, वो आपको कहता है अरे यार हम पढ़ा करते थे, और उसे कहते हैं हाँ हाँ याद आ गया, लेकिन भाई बुरा मत मानना, एक चीज भूल गया, नाम क्यों भूले थे पता? क्योंकि नाम आवाज ऑडियो में पड़ा था, पिक्चर में विजुअल, चेहरा इमेज विजुअल में पड़ा था। याद रखिएगा हमारे पास, और हाँ 20 साल बाद हो सके उनका चेहरा भी आप भूल जाते, लेकिन एक चीज का आप कभी नहीं भूलते कि अगर आपने 5 साल की उम्र में या 5वीं क्लास में साइकिल चलानी सीखी तो आप भी आज भी चला सकते हो। यस और नो? यस। पता है इन दोनों में क्या है? जब आप सबसे पहले अगर किसी चीज को भूलते हैं तो उस मेमोरी को भूलते हैं जो ऑडियो में पड़ी होती है।
उसके बाद आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेमोरी है या न्यूरल पाथवे है या ट्रिगरिंग है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के लिए, वो है विजुअल। और तीसरा है काइनेस्थीसिया, फीलिंग। याद रखिए, जब आप ये कह रहे हैं आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, अगर आपके पास कोई इंटेंसिटी है, ये यूजलेस है। कल तक आपका माइंड ने यह लर्न ही नहीं करा, आप इन्हें लर्न कर लिया, ये तो आप कहते रहिए, तो इसका कोई नहीं होगा। अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आई एम अट्रैक्टिंग मनी, पहले बैठिए, हिलेंगे नहीं, इस आवाज़ को पूरी बॉडी में सुनिए। इमेजिन करिए कि 60 ट्रिलियन सेल्स इसको गा रही हैं। इमेजिन करिए आपके हार्ट में से अलग आवाज़ आ रही है, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, माइंड में अलग, कंधों में अलग, छाती में अलग, स्पाइन में अलग, हड्डियों बोन मैरो में अलग। इस आवाज़ के साथ जुड़िए और 5 मिनट के बाद जब इसका वॉल्यूम बढ़ाने लगे, रेजोनेंस क्रिएट करने लगे, अब आप उस इमेज को लाइए जो इसके साथ कंसिस्टेंट करती हो, दैट यू आर अट्रैक्टिंग मनी, यू आर अट्रैक्टिंग मनी। और इसमें कुछ ऐसी यूनिक चीज़ डालिए कि जब आप अट्रैक्ट कर रहे हो मनी तो आपकी फीलिंग बदले। योर मदर इज सेइंग यू आर माई हीरो, योर सन इज सेइंग यू आर माई हीरो डैड। इमेजिन करिए कोई विशेष व्यक्ति आपको हक कर रहा है, आपके परिवार का कोई विशेष व्यक्ति धीरे से आपके कान में कह रहा है यू मेड माई लाइफ। और जैसे ही वो फीलिंग आएगी, इस समय आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स उस फीलिंग में है, एंड फीलिंग इज द रियल लर्निंग फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नॉट द साउंड्स। इसलिए मैं अपने देश के लोगों को बताना चाहता हूं, मैं पिछले 34 सालों से माइंड को पढ़ा रहा हूं। माइंड में 3 क्वालिटी होती हैं, VAK, विजुअल्स, ऑडियोज एंड फीलिंग, काइनेस्थीसिया। एंड फीलिंग इज द ओनली लर्निंग। जब तक आप फील नहीं करेंगे किसी चीज को, तब तक आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब भी आपको फीलिंग आ गई कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बच्चा, आप उसके लिए कुछ भी कर देंगे। तो जब भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पहले फीलिंग क्रिएट करिए, यस आई वांट इट, एंड सडनली वो हो जाएगा। बढ़िया सर। बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे इंटेंसिटी के साथ हमने अफर्मेशन किए या विजुअलाइजेशन किया, मैनिफेस्टेशन, काम करना थोड़ा स्टार्ट ही हुआ, लेकिन मैंने जो सोचा था वो अचीव नहीं हुआ। बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि यार चाहिए था मुझे कुछ और, लेकिन उतना नहीं मिला, थोड़ा ही मिला, तो वो मिल नहीं पा रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? सिंपल सी बात है, आपको उस समय एक वर्ड को याद रखना होगा। जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं, आपके पास एक डिवाइन, आप कह सकते हैं कि डिवाइन मैसेज मिल रहे हैं, उसको हम कहेंगे सेंसरी एक्विटी। एक वर्ड मैं दे रहा हूँ, सेंसरी एक्विटी, इक्विटी नहीं, एक्विटी, AQUITY, सेंसरी। सेंसेस आपके पास दिए हैं, ऊपर वाले ने आपको सेंसेस दिए हैं कि किसी की आवाज़ सुनो, इंटरनल आवाज़ सुनो, बाहर देख लो, अंदर देख लो, बाहर की फीलिंग, अंदर की फीलिंग। याद रखिएगा, जब भी आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं पूरा काम कर रहा हूँ, तो उस समय आपकी सेंसेस को आप अपने साथ रखिएगा। वो सेंसेस आपको हमेशा बताती रहेंगी तुम्हें यहाँ पर ये काम करना था। कई बार हम इतने नशे में रहते हैं, इतनी एंग्जाइटी में रहते हैं। एक तो हमें बहुत सारे लोग बताते हैं इस समय करो, किया करो, इस समय किया करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भाई साहब 24/7 रहना पड़ेगा उस जोन में आपको। एक माँ को देखा कभी जब वो बच्चा बीमार हो जाता है, क्या वो ये सोचती है कि बस मैं सुबह के 5 से 6 ही इस बच्चे के भलाई के बारे में सोचूंगी? बताओ आपका नहीं है ना। वो 24/7 उसी जोन में रहती है, उसी जोन में रहती है, और वो ढूंढ भी लेती है, इस आदमी ने कहा था, उसने ये कहा था, ये कर। आप उस जोन में रहना सीखिए। सचिन तेंदुलकर से आप कह रहे कि नहीं बस आप खेलने के बारे में सुबह 5 से 6 सोचा करो, नहीं 24/7 सोचते हैं वो। जब भी आप किसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप उसे 1 घंटे के लिए करें, और बाकी टाइम में 23 घंटे आप एंग्जाइटी से पागल हो रहे हैं। मिलेगा क्या आपको? आपके पास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा। वो तो तब होगा जब आप उस जोन में रहें, और जोन में रहने का बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, सब जगह लिखा, एज इफ, मानो तुम इस युद्ध को जीत रहे हो। अपने कंधों को सीधा करके चलो, चेहरे पर भाव लाओ। 80 मसल्स हैं जो डायरेक्टली आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को तरोताजा रखती हैं। चेहरे पर भाव लाओ, एज इफ यू आर गेनिंग इट। ये नहीं पता नहीं होगा नहीं होगा, कर तो रहा हूं, अरे हो रहा है मेरे लिए, कल भी सूरज आपके लिए निकलेगा, यस और नो। इसीलिए तो आपने ये ड्रेस सिलवाई है ना, इसीलिए तो आप एक कार बुक कर रहे हैं ना, इसीलिए तो बेटे को स्कूल पढ़ा रहे हो ना, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी हवा रहेगी, कल भी पानी रहेगा। इस सर्टेनिटी को आप, कल भी मेरे लिए अवसर आ रहा है, इसको क्यों नहीं लेके चल रहे? क्योंकि वहां पर आपका डाउट है, इसीलिए वो सारी बाधाएं आपको रोक रही हैं, क्योंकि आपको ये लगता है ये मेरे लिए होगा नहीं होगा। मेरे मेंटर ने एक ही बात कही थी कि पिक्चर बनाओ, कल भी सूरज निकल रहा है, कहाँ बन रही है? मैंने कहा बिल्कुल सामने। कल भी आपके पास
लोग आ रहे हैं ट्रेनिंग लेकर, लाखों रुपए दे रहे हैं, इस पिक्चर को यहाँ बना लो। अब कितनी सर्टेनिटी? 100%। जिन चीज़ों को आप पूरा कर रहे हैं, जहाँ पर आपके पास कॉन्ग्रुएंस खत्म होगी, एक रूपता खत्म हो गई, जहाँ पर आपका डाउट ही पैदा हो गया, तो बाधाएं तो आएंगी। कल भी सूरज निकलेगा। द सन विल कम टुमारो फॉर मी, द सेम वे द न्यू अपॉर्चुनिटी आर कमिंग टुमारो फॉर मी इन फॉर्म ऑफ द सन रेज। वो अपने यकीन को खो देते हैं, बाधाओं को बाधा बताते हैं। वो बाधाएं नहीं माय डियर फ्रेंड, वो सिर्फ एग्जामिनेशन है। जब भी आपका प्रमोशन होगा, उससे पहले क्वालिफाई आपको करना होगा। इसीलिए रोड ब्लॉक्स आर द डिवाइन मोमेंट या डिवाइन सिग्नल्स जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। अगर हम जब भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो क्या उसे हमें टाइम बाउंडेशन के साथ जोड़ना चाहिए? मतलब ये तारीख तक मुझे इतना मिलना चाहिए, या ये तारीख तक मैं इस चीज को अट्रैक्ट कर रहा हूँ? ये लिखना बहुत जरूरी है। ओके। ये बिल्कुल। और इसको सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, लिखने से काम नहीं चलेगा, ये आपको देखना होगा। इमेजिन कर सकते हैं इस समय आप, मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। इस समय आप वर्तमान में बैठे हुए हैं, इमेजिन करिए आपके सामने गोल्डन हाईवे है, जिसे आप फ्यूचर कहते हैं। और यहाँ से आप इमेजिन करना शुरू करिए, चलिए, और इमेजिन करिए कि कौन सी जगह पर आपको लग रहा है कि जहाँ पर आपके पास सब कुछ है, यूनिवर्स आपको सब कुछ दे रहा है, आपके पास हेल्थ, वेल्थ, सेहत, सब कुछ है। उस सेलिब्रेशन को एंजॉय करिए और वहाँ टाइम लिख दीजिए कि ये इस समय हो रहा है। आपका भी दिल बता देगा इस समय नहीं होगा, थोड़ा आगे कर देता हूँ। या तो अपने आप को क्वालिफाई करिए, या फिर वो डेट एक्सेप्ट करिए। देख लेना, आपका दिल बता देगा। सही बात तो ये, मेरे मेंटोर मुझे बता कहा करते, जब शुरू में मुझे ट्रेन करा करते थे, वो कहते थे वर्कशॉप कर रहे हो, हाँ, कितने लोग आएंगे एडमिशन के लिए? मैंने कहा 20-25 तो आ ही जाएंगे। क्या बस पता है ना तुम्हारे दिल को, ये 50 क्यों नहीं कहा? आप एक कार की प्लान क्यों कर रहे हैं? थिंकिंग ऑफ मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ के किताब, उस समय आप एक बड़े प्लेन की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बिकॉज यू नो, ये अभी मैं इसके लिए क्वालिफाई नहीं करता हूँ। तो अगर बगैर क्वालिफाई करे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी वही रूल लागू होगा, क्योंकि आपके अंदर यकीन नहीं है कि कुछ आप ऐसा कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी फैमिली हमारे मुंबई में रहती है, ठीक है ना? आप उसके परिवार के किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है भी, आप उसको कहिए कि मैं ठीक करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझ लीजिएगा कि आप कितने 100 करोड़ के मालिक, आप एक ब्रेक थ्रू मिलते थे वो आपके लिए कर सकते हैं। ये भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। करेक्ट। आप ये तो क्यों कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा आना चाहिए? मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है। मैं हमेशा एक बेहतर लेवल पर जाना चाहता था। मेरे एक मेंटोर ने कहा कि फ्री में देना शुरू करो NLP को। एक दिन मैं योगा करने जा रहा था, एक आदमी को मैंने पार्क में रोते हुए देखा। मैंने वहाँ अपनी बाइक खड़ी कर दी। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बहू ने और बेटे ने घर से रात को बाहर निकाल दिया। मैंने उनकी पेनफुल मेमोरी को हटाया, उनको थोड़ा सा प्यार से धमकाया कि बेटा है तो इसीलिए तो कर दिया, कि उनकी सोचे के पास बेटा भी नहीं है। वहीं से एक आदमी जा रहा था, उसका नाम आज भी मुझे याद है, ML अग्रवाल। उन्होंने कहा कि आपका नंबर मुझे मिल सकता है? सुबह 10 बजे मुझे उस शहर के एक बहुत बड़े आदमी का फ़ोन आया। उनकी बेटी डिप्रेशन की शिकार है, उन्होंने बताया, और उनकी शादी टूट सकती है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं? मैंने कहा सर मैं कर सकता हूँ, और मैंने हेल्प करना शुरू कर दिया। उसके 10 दिन के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि एक आदमी के पास आपको जाना होगा, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? वी डू नॉट नो द रिवार्ड्स इवन। मैंने कहा सर मैं जाने को तैयार हूँ। अगले दिन मुझे एक टैक्सी लेने आई दिल्ली से, एक टैक्सी का मतलब 2-3 लोग लेने आए, और मैं वहाँ पर गया, और अचानक मैं एक आदमी के सामने बैठा था। वो इस देश का एक बहुत बड़ा आदमी था। मैंने दिल से अपना काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा आपकी फ़ीस? मैंने कहा जो भी आपसे बन पड़े। हाउ मच ही गेव मी इन 2006? 2 million। इमीडिएटली आई लेफ्ट दैट सिटी। उसके बाद उस शहर में मैं नहीं गया, इवन उस जगह की प्रॉपर्टी बेचने भी नहीं गया था। गोट माई पॉइंट। सवाल यह है कि आपने अपने इरादे से उस काम को किया, या ये कह रहे कि मुझे इस दिन से मैं कर रहा हूँ। याद रखिएगा, कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे नहीं आता जैसा तुम मांगते हो। यूनिवर्स की अपॉर्चुनिटीज़ का रंग और ढंग अलग है।
वो किस तरह से आएंगी यह आप तय नहीं करेंगे। करेक्ट। वो अपने तरीके से आएंगी और आपको उसमें से ढूंढना होगा कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आई है तो क्यों आई है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे मालूम है यहाँ सिर्फ मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि कोई ना कोई आदमी यहाँ से एक खूबसूरत सा बिलीफ लेगा और ऐसा कुछ कर देगा कि 1000 लोगों की नौकरी पूरी कर रहा होगा। याद रखिएगा, यूनिवर्स में उस समय मेरा भी योगदान है, भले ही 1% है, और यूनिवर्स इसका नतीजा या इसके रिवार्ड्स मुझे किस तरह से देगा। हो सकता है कि मैं अगले साल जब आपके पास आऊँ मैं और 10 साल यंगर लगूँ। ये बात तो है सर, मैं 1 साल पहले आपको मिला तब आप जितने यंग दिख रहे थे आज उससे और यंग दिख रहे हो। अमेजिंग। सर इसके रोड ब्लॉक्स क्या आते हैं, अगर आप इसका मुझे बता सको कि अगर आज मैंने मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट किया और क्या क्या गलतियां आमतौर पे लोग करते हैं जिससे उनके गोल्स अचीव ना हो। देखिए, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो 3 चीज़ों को समझ लें। आपके पास 3 ब्रेन है, इनको आप अलाइन करना होगा। आप कभी भी टूटा हुआ आधा कटा हुआ आदमी जिंदगी नहीं जीता, वेल अलाइंड आदमी जिंदगी जीता है। समझ गए? डिप्रेस्ड होकर आप खुश नहीं रह सकते, ठीक है ना, और खुश होते हुए आप डिप्रेस्ड नहीं हो सकते। या तो आप इधर रहेंगे या इधर रहेंगे। आपके पास एक हेड ब्रेन है, यहाँ पर इमेजिनेशन का सबसे बड़ा रोल है, तो अच्छी सी इमेजेस बनाइए जो मैं अभी बनवा रहा था। उसके बाद है यहाँ पर हार्ट में, इसे हम थर्ड ब्रेन कहते हैं, इसे हम INS कहते हैं, इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। आपके हार्ट की अपनी एक मेमोरी होती है, इसके अपने न्यूरॉन्स हैं। पता है यहाँ गलती क्या करते हैं? अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको अपनी बेकार की रंजिशों को, ईर्ष्या को, घृणा को छोड़ना होगा और अपने हार्ट को 4 इमोशन से भरना होगा। ये मैं नहीं बता रहा, ये एस्टर एंड हिक्स की किताबों में कभी भी पढ़िएगा। आपके हार्ट को चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए 4 इमोशन चाहिए। पहली इमोशन है फॉरगिवनेस। आपको बहुत सारे लोगों को फॉरगिव करना होगा, पास्ट के उन घटनाओं को फॉरगिव करना होगा जहाँ पर आपको गुस्सा है। और सही बात तो यह है कि आपको कई लोगों से क्षमा भी मांगनी होगी। और चौथी चीज़ है कि आपको खुद को भी फॉरगिव करना होगा, बिकॉज यू आर अनकाइंड टू योर सेल्फ। मेरे से ये गलती होगी, मेरे से ये नहीं होना चाहिए था। अब क्या कर रहे हो? यू हैव नॉट फॉरगिवन योर सेल्फ नाउ। पहली चीज़ है फॉरगिवनेस। ये 4-5 होते हैं, खुद को, दूसरों को, इवेंट को, और फिर किसी से फॉरगिवनेस लेना। जब आप इससे खाली हो जाएंगे, दूसरा होता है लव। जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे तब तक आप लव नहीं करेंगे। तो दूसरी इमोशन है आपके हार्ट के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, कि आप लव करेंगे। जब आप लव करेंगे तभी आप वैल्यू एडिशन करेंगे। जब हम लव की बात कर रहे थे तभी हमें वो स्कूल खोलने की बात कर रहे थे। जब आपके पास लव एंड कंपैशन की दूसरी फीलिंग यहाँ पर जमा होती है तो अब आप और लाइट फील करते हैं। यू फ्लाई बिकॉज यू आर लाइट, एंजल्स फ्लाई बिकॉज दे कीप देमसेल्व्स लाइट। तीसरी जो इमोशन है उसका नाम है अबंडेंस। यानी कि अब आपको एक सर्टेनिटी में जीना होगा कि मेरे लिए अबंडेंस आ रही है, अभी आई नहीं है, आ रही है, ठीक है ना, वो मेरे चारों तरफ है, मैं उसे अट्रैक्ट कर रहा हूँ और आ भी रही है। जैसे एक बच्चा अपनी सर्टेनिटी में रहता है कि पापा को मैंने बोला था किताब आएगी, तो आ रही है, आज नहीं तो कल वो आ रही है। और चौथा है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ मिला उसके लिए धन्यवाद अदा करें, ये बिल्कुल गलत है। जब मैंने अपने मेंटोर से पूछा तो उन्होंने कहा ये बेवकूफ़ी का काम मत करो, ये बार्टर कर रहे हो क्या ऊपर वाले से? तुम्हें ये जर्सी मिल गई, तुम्हें ये हुडी मिल गई, तो अब थैंक यू बोलोगे? मतलब ये रिश्ता है क्या तुम्हारा? बार्टर का रिश्ता रखा है क्या यूनिवर्स के साथ? अरे यूनिवर्स के साथ ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि आपने इमेजिन कर लिया कि ये सब चीज़ें मुझे मिल रही हैं और एक सर्टेनिटी क्रिएट कर ली कि ये मिल रही हैं, ये रास्ते में ये आ रही है मेरे पास। उस सर्टेनिटी को जब आप जीते हैं, यह ग्रेटिट्यूड है, डाउट में नहीं। ये नहीं है ग्रेटिट्यूड आई थैंक यू यूनिवर्स, अरे यूनिवर्स तुम्हारी अंग्रेजी नहीं जानता भाई, वो तुम्हारी फीलिंग्स को जानता है। करेक्ट। तो फील करिए कि कल जैसे सूरज निकल रहा है वैसे कल तुम्हारे लिए ये सब कुछ हो रहा है, ये सारे रोड ब्लॉक खुलने जा रहे हैं। और जीवन में याद रखिएगा, जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप करेंगे तो रोड ब्लॉक्स की अपनी एक एक इम्पोर्टेंस है। जितना बड़ा रोड ब्लॉक आएगा उतना ही बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में होगा। याद रखिएगा, सिंक्रोनिसिटी है। जब भी आपकी लाइफ में बड़ा काम
करते हुए, बड़ी सोच रखते हुए, बड़ा मैनिफेस्टेशन करते हुए आपका कोई ब्रेकअप हो जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि होना जरूरी है, आपको ऐसा लगे कि किसी आदमी के साथ जुड़े हुए तो वो छोड़ कर चला गया, सब कुछ ठीक चला था, अचानक सब कुछ बंद हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अचानक ऐसा लग रहा है सारा कुछ बंद, अंधेरे में बदल गया। ये वो मोमेंट है कि अब यूनिवर्स आपके लिए धमाका करने वाला है। बस एक ही काम करना कि उस समय आप फ्रस्ट्रेटेड ना होना, कामनेस रखना। एक बार मैं अपने मेंटर से कह बैठा, आई हैव मिस्ड द बस इन माई लाइफ। उसने कहा रो मत, द कार इज कमिंग, बिगर द रोड ब्लॉक बिगर द मिरेकल। ये यार रूल है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी भी पढ़ लीजिए किताबों में। अमेजिंग, अमेजिंग। सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या मैनिफेस्टेशन के बारे में अगर आप टॉप 1 2 3 बुक्स अगर रिकमेंड करना चाहो, कौन सी पढ़नी चाहिए? ऐसी कोई किताब तो मेरे पास एक तो नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप इमेजिनेशन के मास्टर बन जाएं, अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर कर लें, तो किताब पढ़िए जो आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म कर दे। वो अनलिमिटेड पावर हो सकती है जो NLP बेस्ड है, ठीक है ना, उसको पढ़िएगा। जैसे ही आप माइंड को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बेसिकली नेचुरल है। करेक्ट। जैसे ही आपका माइंड पुरानी बेकार की चीज़ों से फ्री होकर बेहतर इमेजिनेशन करेगा तो रिजल्ट तो आने ही आने। मैं तो लोगों से कहता हूँ, आपकी सेहत नॉर्मल है, बीमारियों के लिए आप मेहनत करते हो, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो नॉर्मल है, कंगाली तो के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपके लिए खूबसूरत दोस्तों का आपकी लाइफ में होना वह नॉर्मल है। बेकार के लोगों को अपनी लाइफ में घुसेड़ने के लिए आप बड़ी मेहनत करते हो, क्योंकि आप अपने माइंड के साथ बहुत सारी अब्यूज़ करते हो। ट्रू, ट्रू। हम बीच में अभी ग्रेटिट्यूड के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं जस्ट अपना एक पर्सनल स्टोरी उसमें बताना चाहता हूँ। मैंने पिछले 1 1.5 महीने से ये एक एक्सरसाइज चालू किया है। घर पे मेरा एक डायरी रखा हुआ है। मैं भले रात को कितने भी बजे घर पे जाऊँ, मतलब भले वो कभी 11 12 1 कितना भी बजे मैं जाऊँ, एक चीज़ मैंने रखा है बेडरूम में, वो डेस्क पे वो डायरी पड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ उसमें 2 पॉइंट लिखने हैं कि आज के दिन में मेरे साथ 2 अच्छे काम क्या हुए। बस खाली वो मुझे 2 पॉइंट लिखने हैं। अभी लिखने इसके लिए, खाली वो लिखने के लिए नहीं है, लेकिन एटलीस्ट क्या होता है कि मैं पूरे दिन का रिकलेक्शन करता हूँ कि आज सुबह क्या हुआ, दोपहर को क्या हुआ, ये पर्सन मिले, अच्छा ये मैंने किसी को भले 10 रुपया मैंने किसी को सिग्नल पे दे भी दिया, तो भी चलो वो भी मैं कभी कभी लिख लेता हूँ कि हाँ ठीक है, शायद हो सकता है भला हुआ उसका। तो ये ग्रेटिट्यूड करने से एटलीस्ट क्या होता है कि अभी आज मेरे पास वो हैप्पी रहने के बहुत सारे मौके बन जाते हैं। पहले हम इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते थे कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, हम सिर्फ बुरी बुरी चीज़ों पे या वो स्कैरसिटी पे फोकस करते थे। लेकिन ये चीज़ करने से एक बेनिफिट क्या हुआ कि अभी हैप्पी मोमेंट्स पे ध्यान जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं वो डोपामिन रिलीज होता है कि हाँ यार, वी आर हैप्पी, वी आर डूइंग समथिंग गुड। ये सच में बहुत अच्छी टेक्निक है ग्रेटिट्यूड की। इसमें एक चीज़ और भी जोड़ सकते हैं आप रात को ही नहीं, एक मॉर्निंग एम्पावरिंग क्वेश्चंस भी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। जैसे ही आप सुबह जागें तो पहला सवाल पूछा, लिख दिया करें, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर टुडे। मैं किस चीज़ के लिए आप आज भी धन्यवाद अदा करता हूँ या अपने आप को महान महसूस करता हूँ। तो अचानक माइंड कहेगा आज भी मैं जिंदा हूँ, आज भी मेरी परिवार पूरी तरह से ओके है, आज भी मेरे लिए हवा चल रही है, आज भी मेरे लिए पानी मीठा है, आज भी मेरे लिए सूरज निकल रहा है, आज भी मेरे लिए अवसरों का पिटारा खुला हुआ है। और जब रात को जब आप जा ही रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, तो सुबह भी आप इसको बदल सकते हैं एंड इट विल बी ए मैजिकल मोमेंट। 100% मैं ये चीज़ ऐड करता हूँ। सर, मैनिफेस्टेशन से क्या हम अपने रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल 100% कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली आपकी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो आप, इसमें भी 2 सवाल हैं कि जो लोग आपकी लाइफ में आ चुके हैं, क्या उनके साथ रिश्ते की बात करें या फिर नए लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जब भी आप नए लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पहले ये तय करें कि आप लोगों के चेहरों को नहीं बल्कि क्वालिटीज़ को अट्रैक्ट करें, और उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए रेडिएट करना शुरू करना पड़ेगा पहले। अगर आप ईमानदार लोगों को चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ईमानदारी को अपनी वैल्यू बनाकर उसे रेडिएट करें दुनिया की लाइफ में, एंड सडनली यू विल गेट इट। अगर आप गोल ओरिएंटेड लोगों को अपनी लाइफ में लेना चाहते हो तो गोल ओरिएंटेड थॉट को देना शुरू करें। अगर आप प्यार पाना चाहते हैं तो प्यार देना शुरू करें। आप ग्रोथ चाहते हैं तो ग्रोथ वाले लोगों को चाहते हैं तो आप लोगों को ग्रो करना सिखाएं। ये सिर्फ ये नहीं कि आप
मुझे सब कुछ मिल जाए, मैं कुछ ना कुछ किसी को करूं, ऐसे बच्चे को कभी फादर लाइक नहीं करता है। फादर उसे लाइक करता है जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहता है। और बाप कहता है बेटा तू छोटे वाले का भी ध्यान रख लेगा, मुझे पता है, और तू माँ का भी ध्यान रख लेगा, तेरे नाम मैं सारी विल करके जाता हूँ क्योंकि तू निस्वार्थ कर लेगा। लेकिन एक बच्चा कह रहा है पापा मुझे सारा मुझे दो, मुझे नहीं पता दूसरों का, तो उसे वो देगा तो जरूर, लेकिन संभाल कर देगा। जब भी आप इस तरह के चीज़ों को देखते हैं और रेडिएट करते हैं और इमेजिन करते हैं, और फिर आपकी एक फीलिंग आपको बताती है ये वो आदमी है, ये मुझे यूट्यूब पर दिखाई दे रही है या दे रहा है, इससे मुझे कनेक्ट होना चाहिए, होकर देखेगा, दैट पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। यही वो संबंध हैं जो पुराने रुके हुए हैं, कहीं फील आ जाएगी आपको। इसे सटल मैसेज कहा जाता है, यूनिवर्स के सटल मैसेज, SUBTLE, सूक्ष्म संदेश। सर एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है? देखिए, परफेक्शन इज नॉट द ह्यूमन एट्रीब्यूट। आप अपनी 4 चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, उसके अनुसार वो आदमी आएगा। नंबर 1, आप अपने पर्पज़ को क्या, आप इस शादी का पर्पज़ क्या है? सिर्फ ये है कि मुझे गोरी लड़की चाहिए या गोरा लड़का चाहिए, तो वो थोड़े दिन बाद गोरा नहीं रहेगा, धूप में काम करेगा तो काला पड़ेगा, और वो ब्यूटी नहीं रहेगी 2 बच्चों के बाद उस लड़की की भी। और आपने क्या सोचा था कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ब्यूटी, और ब्यूटी रही नहीं तो आप इसे तोड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक पहले दोनों लोग बैठकर तय कर ले कि हमारा पर्पज़ है कि हमें अच्छी जनरेशन को पैदा करना है, देश को अच्छा एक सिटीजन देना है, हमें अगली पीढ़ी को खूबसूरत बनाना है, हमें एक ऐसी पीढ़ी को जन्म देना है जो दूसरों की भी केयर करे और हमारी भी केयर करे, तो याद रखिएगा अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें ब्यूटी हो। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ज़रूरी नहीं कि उसकी हाइट 5 फुट 7 इंच चाहिए या 6 इंच चाहिए। ये भी ज़रूरी नहीं कि वो कितनी पढ़ी लिखी हो या कितना पढ़ा लिखा हो। पहले तय करें कि जब आप लाइफ पार्टनरशिप चाहते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। मात्र आप कुछ एक वैल्यूज़ को पूरा करना चाहते हैं या अपनी सनक को पूरा करना चाहते हैं, या बड़े उद्देश्य को, आप सनक को पूरा करना चाहते हैं। मैं अक्सर लड़कियों से पूछता हूँ, लड़कों से पूछता हूँ, लड़की कैसे चाहिए? सर लंबी हो, गोरी हो, पढ़ी लिखी हो। अच्छा, पढ़ी लिखी कल वो अच्छी उतनी निकली नहीं जो तुम्हारे अनुसार वो आइंस्टाइन की थ्योरम पूरी निकाल दे। ब्यूटी उसकी खराब हो जाएगी 3-4 साल में, क्योंकि परेशानियां, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओबेसिटी आएगी, ठीक है ना, बाल भी कम होंगे, चेहरा भी ढीला पड़ेगा, और तुम्हारा दिमाग कहाँ टक रहा? ब्यूटी पर। तो आप रिश्ते को तोड़कर ब्यूटीफुल के पास जाओगे। फिर आप किस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं? आपकी आइडेंटिटी क्या है इस रिश्ते में? आइडेंटिटी का मतलब यह है कि आप सिर्फ हस्बैंड है, ये तो नाम है, ये तो टैग है। जब भी मैं कहता हूं मैं ट्रेनर हूं, नहीं, मैं एक चेंज मेकर हूं, मैं स्माइल जनरेटर हूं, मैं NLP ट्रेनर नहीं हूं। मेरे से बहुत बढ़िया NLP ट्रेनर है, उनको अंग्रेजी आती है, मुझे तो नहीं आती। वो शहर के रहने वाले, मेरे पे तो गांव का, मैं तो गांव का किसान हूं। पहले एक पॉडकास्ट में बताया था, मैं तो गांव में खेती होती है। करेक्ट। मैं तो अभी भी पशुओं को खोलता बांधता हूं, खेत में जाता हूं, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिए कि आप कौन है उस समय, इस रिश्ते में आप कौन है। थोड़े दिन बाद आप कहते हैं मैं तो पीड़ित हूं, मैं तो विक्टिम हो चुका हूं, मैं तो ट्रैप्ड हो चुका हूं। ये आइडेंटिटी कैसे रिश्ते को चलाएगी? मैं अपने रिश्ते में जानता हूं, मैं जो भी मेरे पास रिलेशनशिप्स है, मैं उसमें ट्रांसफॉर्मर हूं, चेंज मेकर हूं, हेल्पर हूं, गाइड हूं, स्माइल जनरेटर हूं, होप क्रिएटर हूं हर एक फ्रेंड के लिए। जो भी मेरे साथ एसोसिएटेड है, मैं उनके लिए चेंज मेकर हूं, ये सब जानते हैं। मैं उनका हमेशा ग्रोथ मेंटोर हूं, अरे तुम कर लोगे। मैं होप क्रिएटर हूं, अरे तुम कर लोगे, ये तुम ठीक हो जाओगे। मैं उनका गाइड हूं, ऐसे करके देख लो। मैं उनका एंटरटेनर हूं, हंसाता हूं खूब। मैं ट्रेनर नहीं हूं। तो इस रिश्ते में आपकी आइडेंटिटी क्या है, कुछ पता नहीं। जब आपको यही नहीं पता कि आइडेंटिटी क्या है, तो आप आइडेंटिटी क्राइसिस में जिएंगे, या कोई भी क्राइसिस आपको आइडेंटिटी खराब कर देगी। तो पहले आप जिस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले उसका उद्देश्य ढूंढिए, उस आइडेंटिटी को गेन करिए, और फिर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस क्वालिटी को आप देना शुरू करिए। लोग आपको रेसिप्रोकेट कर देंगे। अमेजिंग। रेसिप्रोकेट इजीली लोग करेंगे जरूर। सुपर सुपर। सर हम अभी लाइफ पार्टनर और रिलेशनशिप की बात कर ही रहे हैं, तो उसमें बहुत ही पॉपुलर आजकल टर्म चल रहा है ट्विन फ्लेम। ये ट्विन फ्लेम क्या होता है और वो पार्टनर्स कैसे होते हैं? देखिए,
कहीं ना कहीं हम बहुत गहरी एनर्जी के साथ जुड़ना पड़ेगा पहले। मैटर, हम सब मैटर हैं। हाँ। मैटर के नीचे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के नीचे एटम है, और एटम के नीचे एनर्जी है। उस एनर्जी पर हम सब कम्युनिकेट कर रहे हैं। कई बार वो विश्व के दूसरे हिस्से में बैठा हुआ आदमी कम्युनिकेट कर रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे ही उस आदमी को हम महसूस करते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, ऐसा लगता है ये मैं हूँ। याद रखिएगा, ट्विन फ्लेम का एक रूल है, वो ये है कि जैसे ही मुझे लग रहा है कि ये विरल हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ओरा में एक चेयर बिछी हुई है बहुत क्लोजली, और वो मेरे लिए है। जब तक मुझे उस चेयर पर बैठने का मौका मिलेगा अपने इस खूबसूरत सी भावों में, और वहाँ पर मेरी केयर हो रही है, तो याद रखिएगा तब तक मैं उस बिलोंगिंग को जीऊँगा, और मेरा मन करेगा कि ये नहीं, मैं वहीं बैठना चाहता हूँ। खलील जिब्रान का एक सेंटेंस है कि जब तुमने मेरी आंखों में देखकर आई लव यू बोला था, तुमने मुझे नहीं बोला था। ध्यान से सुनिएगा, जब तुमने मेरी आंखों में डालकर आंखें बोला था आई लव यू, तो मुझे नहीं बोला था। असलियत में जब तुमने मेरी आंखों में खुद की इमेज को देखा तो इतनी ब्राइट थी, इतनी खूबसूरत थी कि उस इमेज को देखकर आपके मुंह से निकल पड़ा आई लव यू। याद रखिएगा, ट्विन फ्लेम सचमुच में ये कॉन्सेप्ट तो है कि किसी आदमी के साथ बैठकर हमें ऐसा लगता है कि बस ये समय चलता रहे। ऐसा लगता है कि इनके मिलने से एक पूर्णता आई है। ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन पर्पस शायद अधूरा था। सही बात तो यह है कि इन लोगों के मुंह से कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं कि मानो उसी का मुझे इंतजार था। ऐसा ही उनको भी महसूस होता है। करेक्ट। तो जो मैंने अक्सर लोगों से पूछा है कि तुम कैसे कनेक्ट फील हुए 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, अचानक इस मोमेंट पर आकर क्या ये कनेक्शन बना? उन्होंने कहा कि कनेक्शन ऐसा था कि चल रहा था, बस मुलाकात होनी बाकी थी, और मुलाकात जैसे हुई तो हमने अपनी पूर्णता को महसूस किया है। अमेजिंग सर। इवन ट्विन फ्लेम अगर आपको लाइफ में मिल गए तो बहुत ही अच्छा, यू आर द लकीएस्ट पर्सन, क्योंकि आपका जिसके साथ एनर्जी मिल रहा है वो आपके साथ मिल गए हैं। लेकिन मैंने आपके एक तो कोई वीडियो में देखा था कि नार्सिसिस्ट अगर आपके लाइफ में आ गए तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से स्पॉइल कर देते। तो पहले तो ये बताइए, ये पर्सनैलिटी होती कैसी है, कैसे उनको पहचाने और क्या कर सकते हैं वो हमारे लाइफ में? देखिए, हमारे माइंड के अंदर एक इच्छा होती है सेल्फ एप्रिशिएशन की। ये सभी के अंदर है। यू वांट टू बी अप्रिशिएटेड, ये हमारे, यू वांट टू बी लव्ड, हम हमेशा प्यार चाहते हैं लोगों का, हम हमेशा सिग्निफिकेंस चाहते हैं, ये हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ में आता है। लेकिन अगर ये एक्सट्रीम पर पहुंच जाए तो इसे हम नार्सिज्म कहते हैं। यानी कि हमें किसी भी कीमत पर आपसे एप्रिशिएशन चाहिए, और अगर वो एप्रिशिएशन आप नहीं दे रहे तो मैं ड्रामा करूँगा, और मैं ड्रामा को किसी भी लेवल तक ले जाऊँगा, और मुझे हर पल ये चाहिए। किसी भी पल मैं आपकी डाइवर्टेड अटेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, और ऐसे ड्रामे करता रहूँगा कि मानो अब यू आर बिकमिंग माई प्रॉपर्टी। नार्सिस्ट एक तरह से इस तरह के इतने ड्रामे उसके पास होते हैं करने के कि वो हमेशा एंगेज रखता है अपने विक्टिम को, और पहले वो विक्टिम को बहुत नर्चर करता है, उसे खाना भी खिलाएगा, उसे प्यार भी करेगा, उसके बहुत सारी सनक को झेलेगा भी। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर गुड लुकिंग, और ये सोशली बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। अपनी बात को इस तरह से रख देंगे कि आप कभी बोल ही नहीं सकते इनके सामने, और आपको सिचुएशन भी ऐसी क्रिएट करते रहेंगे कि आप हर बार फंसते रहेंगे। कई बार आप इनके ड्रामों के सामने माफ़ी मांगेंगे, भाई मेरी गलती सही, मैं आप गलती मानता हूँ, और फिर ये प्रूव भी करते रहो, देखो तुम ही गलत थे ना, तुमने उस दिन भी गलती मानी थी ना, तुम इसलिए गलती मान रहे कि ये कॉन्टेक्स्ट किसी तरह से निकल जाए, ये सिचुएशन निकल जाए। और लेकिन इनके ड्रामे ख़त्म नहीं होते। बेसिकली ये कहीं ना कहीं सिचुएशन के कर्स्ट होते हैं। बचपन में हो सकता है कि इनकी स्टॉकिंग हुई हो, यानी कि इनका पीछा किया गया हो, इनको रिजेक्ट किया गया हो, या इन्होंने अपने किसी पेरेंट को मॉडल कर लिया हो। ज़्यादातर ये सिचुएशन हो जाती है कि इनकी अपब्रिंगिंग के समय पर कोई ना कोई नार्सिसिस्ट इनकी लाइफ में रहा है, और इन्होंने उनको मॉडल कर लिया, जिसे हम लोकल मॉडल एक्सेलेंस कहते हैं। कई बार हम अपने बिहेवियर को पेरेंट्स से सीखते हैं कि मान लेते पिताजी लेट आए हैं तो माँ ने क्या बिहेवियर किया, कोई बात नहीं, आ जाया करो, तो हम सोचेंगे भाई इंपॉर्टेंट है आना। अगर उस समय कोई रोजाना उनको कह रहे कि नहीं तुम झूठ बोले, तो फिर हम भी ऐसे ही बिहेव करेंगे। हम अपनी लाइफ को ऐसे मॉडल करते हैं।
और नार्सिसिस्ट के साथ गड़बड़ ये होती है कि ये अपने जो विक्टिम है उसे पहले बहुत अच्छी तरह तैयार करते हैं, और जब विक्टिम उस टाइम तक ये विक्टिम को नहीं पता चलता है कि ये नार्सिसिस्ट निकलेगा, और फिर एकदम से इनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है, जैसे ही पता चल जाता है कि आपने कोई धीरे धीरे आप किसी सिचुएशन में इनके साथ फंस जाते हैं इमोशनली या कैसे भी, और उसके बाद ये फिर ड्रामा करते हैं और ये फिर आपको अपना डस्टबिन बना लेते हैं, यानी कि यू बिकम द डस्टबिन ऑफ देयर इमोशंस, और ये फिर आपको इतना इजीली नहीं छोड़ते हैं। कई बार आप इनको कहेंगे कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं जा रहा हूँ, तो ये इतने नरम भी पड़ जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि आप इनके आंसू को भी नहीं देख पाते हैं। फिर आप मनाना शुरू करते हैं शायद ये बदल जाएगा, घंटे 2 घंटे के लिए बदलते हैं ये कई बार, तो उसके बाद वही ड्रामा करते हैं। इनकी जितने भी क्वालिटी मैं बताऊँ, ये किताब में लिखा है दे नेवर चेंज। अगला सेंटेंस कुछ बड़ा अच्छा नहीं है, वो भी मैं बोल देता हूँ, लीव देम एट एनी कॉस्ट, द कॉस्ट कुड बी एनीथिंग एट द अर्लीस्ट। लेकिन इनको सुधारे ना सुधारे, लेकिन आप अपने आप को हील कर लें। अगर आप इस किसी भी नार्सिसिस्ट के विक्टिम रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जीरो कर दिया इन्होंने, खुद के ऊपर आपका डाउट इतना हो गया है कि आप कुछ भी शुरू नहीं करते, आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन हद से ज़्यादा होगा, आप ये कहते रहेंगे हाँ मैं कर लूँगा, आप नॉलेजेबल होंगे, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, पर आपका अगला कदम नहीं उठ पाएगा, क्योंकि हमेशा आपके इंटरनल वर्ल्ड में इतना नुकसान इन्होंने कर दिया है। आपको हील करने में एक अच्छे एनएलपीआर को चांस दीजिएगा, वो कम से कम आपको 6-8, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ भैया 5 से 6 बार रिपीट कर ले मेरी एनएलपी को, तो समझ लेना कि पहले ऊपर की परत जो दबी जमी पड़ी है आपके मेंटल लेवल पर, वो ख़त्म होगी, हील तुम हो जाओगे। इसीलिए मैं सब लोगों को देखा कि वो उनके पास सारी रिसोर्स, क्यों नहीं कराइए काम, सर बस जल्दी करूँगा। वो दे आर नॉट द विक्टिम ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, दे हैव बीन द नार्सिसिस्ट। वो अपनी पोटेंशियल को नहीं यूज कर पाते। मैं सिर्फ विक्टिम की बात बता रहा हूँ, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही अच्छे थे, एक बड़े ट्रांसफॉर्मर को मैं जानता हूँ, और मैंने उनसे कहा कि तुम्हें जिस लेवल पर इस दुनिया में देश में होना चाहिए था आप वहाँ नहीं पहुँचे, और मैं इसका रीज़न जानता हूँ। ढूंढो, हैव यू बीन अ विक्टिम ऑफ नार्सिसिस्ट? एंड अचानक ही स्टार्टेड क्राइंग, यस, बट हाउ डिड यू नो? मैंने कहा तुम्हारे पैटर्न वही कह रहे हैं, आप दुनिया को बता रहे हो कि ये कर लो ये कर लो, खुद नहीं कर रहे हो। मैंने इसको क्लोजली जिया है, एक नहीं एक से ज़्यादा कैरेक्टर को जो बहुत क्लोजली नार्सिसिस्ट रहे हैं, और मैंने एक ही बात देखी कि दे जस्ट स्पॉइल योर ब्रेन। वो तो अच्छा था कि मैं एनएलपी का ट्रेनर था, और 1973 में अमेरिका में 10 में से 7 लोग नार्सिसिस्ट थे, यानी कि 10 कपल में से 7 कपल जो हैं दे आर लिविंग इन दैट सिचुएशन। इनको उनसे दूर जाने का तरीका तो ठीक है, हमें एनी कॉस्ट पे उनसे दूर जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर खुद को हील करने के लिए अभी आप बता रहे हो एनएलपी ट्रेनर के पास जाओ। पहली चीज़ करनी पड़ेगी कि रेगुलरली आपको कभी भी आप नार्सिसिस्ट के विक्टिम से पूछना, देखना सिर्फ उसको, वो इतनी बातें बताएगा, एक दिन सर ये हुआ था, एक दिन ये हुआ था। मैं कहता हूँ उसको छोड़ दो ना, मेरे चलो इसकी बात करते हैं कि लाइफ में क्या करना। सर उसने एक दिन ये कहा, मैं इस दिन घर पे पहुंचा, उसने ये कहा, देख लेना। वो सुन के पास कम से कम हर 1 लाख कहानियां भरी पड़ी हैं, और उनके फ्रंटल लोब को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उसके टेम्पोरल लोब भरे पड़े हैं, आवाज़ें भरी पड़ी हैं, उसकी पेरिएटल लोब पर पिक्चर ही पिक्चर भरी पड़ी है, उसकी जो ओसिपिटल लोब, पेरिएटल लोब पर सेंसेशन भरी पड़ी है। वो डरने लगता है, कई बार बताने लगता है। उसके बताने का तरीका देखिएगा, जो विक्टिम है सचमुच में वो सिंपैथी आती है कई बार, और मैं कहता हूँ यार इसको छोड़ो, तो वो सारी इमेजेस को हमें डिस्टोर्ट करना होता है, सारी आवाज़ों को वहाँ से हील करना होता है। टुनाइट इसके पेशेंट बन जाते हैं, ऐसा लगता है यहाँ आवाज़ें भर रही हैं, वो हर टाइम है, उसे हर टाइम डर लगता रहता है वही चीज़ ट्रिगर ना हो जाए, वो आदमी ना सामने दिखाई दे जाए। कि कई बार ये डिवोर्स के बाद भी पीछा करते रहते हैं, दे डू नॉट लीव यू। हाँ, बिकॉज ये इस तरह से अटैच हो जाते हैं कि ये अपने विक्टिम को नहीं छोड़ते हैं। ये तो बहुत खराब होगा किसी के साथ अगर उसके लाइफ में लाइफ पार्टनर के तौर पे नार्सिसिस्ट पर्सन आ गया। एग्जैक्टली, मतलब उसकी लाइफ हेल्थ से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी, इवन एज ए बॉस ऑल्सो। उससे भी ज़्यादा पेरेंट्स अगर हैं तो दैट पर्सन बिकम्स नार्सिसिस्ट देन। ग्रेट सर, एनएलपी के बारे में अभी आप बता रहे थे कि एनएलपी ट्रेनर्स उनको आप
उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो मुझे पहले तो ये एनएलपी का कॉन्सेप्ट बताइए थोड़ा सा कि एनएलपी होता क्या है फॉर अ लेमन लैंग्वेज, और थोड़ा सा ये प्रोसेस बताइए कि किस तरीके से मैंने एनएलपी में सुना है कि हम सामने वाले के थॉट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या ये सच है? थोड़ा एनएलपी और फिर इसके बारे में। एनएलपी बेसिकली कुछ नहीं है, आप माइंड कैसे आपका काम करता है, कैसे आप चीज़ों को देखते हैं, डिलीट डिस्टोर्ट करके अपनी मेमोरी बना लेते हैं, कैसे वो मेमोरी आपकी ग्लैंड सिस्टम को एक्टिवेट करती है या ख़राब करती है, और कैसे ये एक्टिवेशन आपकी सेल को, जीन को, डीएनए को बदल देता है। ये तो आपकी सेहत होगी। उसी तरह से जो मेमोरी आपके पास बनी है वह आपकी आवाज़ को कैसे बदलता है, शब्दों को कैसे बदलता है, ताकि आपके रिश्ते या तो बढ़िया बने या ख़राब बने। एनएलपी जो पिक्चर आपके पास बनती जा रही है, कैसे वो आपको आगे या तो बढ़ने से रोक रही है या कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। कई बार मैं लोगों से कहता हूँ कि यार इमेजिन करो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, क्या लगता है? तो कई बार कहता है ऐसा लग रहा है कोई पीछे से खींच रहा है। याद रखिएगा, इसका मतलब है उसके परसेप्शन मात्र है, ये मेमोरी है उसकी, खींचा किसी ने नहीं। यहाँ पर एनएलपी काम करती है कि उसको पीछे से हटा, उसको उस चेन को तोड़ा जाए, उसकी पेनफुल मेमोरी को हटाया जाए। जो भी हमारे पास दिमाग के अंदर मेमोरी भरी पड़ी, उसमें 3 फैक्टर यूजुअली होते हैं। उसमें कुछ विजुअल्स होते हैं, कुछ ऑडियोज आवाज़ें होती हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं। आप इन्हें एनएलपी से कभी भी बदल सकते हैं या इन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सोचिए कि आपके पास ऐसी कोई मेमोरी भरी पड़ी है जहाँ पर आप अपने आप को तंग पाते हैं, किसी ने अब्यूज़ किया बचपन में, आपको टॉर्चर किया है, वो मेमोरी भरी पड़ी है। कमाल की बात है, इसे कुछ एक मिनटों में या कुछ एक सिटिंग में आप इन इमेजेस को हटाकर वहाँ पर आप एक कॉन्फिडेंस की अपनी सेल्फ इमेज को डाल सकते हो। आप अब इसी जितनी भी बीमारियाँ हैं वो हमारे माइंड से शुरू होती हैं। अगर आप अपनी पेनफुल मेमोरीज को हटा लें, अपने अंदर के फोबियाज को एनएलपी से हटा लें, ट्रिगर्स को हटा लें, और जो एंग्जाइटी आपको परेशान कर रही है उसे हटा लें, तो आप किसी भी बीमारी को यू टर्न दे सकते हैं। और जहाँ तक माइंड कंट्रोल करने का सवाल है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी आदमी तब तक माइंड कंट्रोल नहीं करवाएगा जब तक वो नहीं चाहता है। आपके पास ऐसी कोई कला नहीं है। इसीलिए जब भी आप किसी हिप्नोटिस्ट को देखेंगे तो उससे पहले वो पूरा रैपो में लेता है। आर यू रेडी टू गेट रिलैक्स? यस सर। रिलैक्स करके आपको अच्छा लगेगा, कहा क्या आप चाहते हैं? हाँ जी। सो आप हिप्नोसिस में जाने के लिए तैयार हैं? हाँ जी। तो वो पहले तैयार करता है, उसकी हाँ लेता है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि हम थॉट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उस आदमी की हेल्प कर देंगे। मान लेते एक बच्चा ये कह रहा है मुझसे ये मैथमेटिक्स नहीं हो सकता, आई कांट डू मैथमेटिक्स, तो एनएलपी ये कहती है कि इस बिलीफ को अगले 2 मिनट में आप बदल सकते हो बातों में। जबकि हो सकता है कि आप उसे मोटिवेशन देकर उसके थॉट को ना बदलें। नहीं बेटा तुम कर सकते हो, कहता नहीं हो सकता मेरे से, तुम कैसे कह सकते हो? तो कई बार एनएलपी आम आदमी को खास आदमी इसलिए बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपका बच्चा कहता है पापा मुझसे मैथमेटिक्स नहीं हो सकता, और आप कहते हैं सर हो सकता है, यू कैन डू इट, यू आर ए गुड बॉय। तो आप अपने बच्चे की रियलिटी को मिसमैच कर रहे हो। करेक्ट। आपके बच्चे की रियलिटी है कि वो नहीं कर सकता, तुम्हारी रियलिटी है वो कर सकता है, और इसका मतलब है आप अपने बच्चे की इनर रियलिटी को मिसमैच कर रहे हो। और याद रखिएगा, हम कभी भी मिसमैचर को लाइक नहीं करते। यही कारण है कि एनएलपी हर एक पेरेंट को सीखनी चाहिए कि बोलना क्या था। बोलना ये था व्हाट स्टॉप्स यू बेटा। वो कहेगा एक्चुअली मुझे एनएल ये देख कर डर लगता है, ओके मैं डर को ठीक करवा देता हूँ, राम सर के पास चले गए, हो गया बस। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, उसको उसे कुछ रोक रहा है, उसको ढूंढना था। यहाँ पर एनएलपी थॉट प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प करेगी, अगर आप चाहते हैं तो, थोपेगी नहीं। सर अगर सीखना हो किसी को एनएलपी राम सर के पास, तो कैसे सीख सकते हैं? मेरी फ्री वर्कशॉप आती रहती हैं, उन्हें ज्वाइन कर लें। मेरी वेबसाइट पर चले जाएं ramvarma.com पर, वहाँ पर मेरा नंबर पड़ा हुआ है, उसको आप बात कर सकते हैं मेरी टीम से, ठीक है ना। मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं और अपने इश्यूज़ को रिजोल्व कर सकते हैं मेरे साथ शुरू में, ठीक है ना। कई बार तो लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जो कि फिर फ्री वर्कशॉप में मैं इतनी टेक्निक करा देता हूँ कि लोग रिजोल्व कर लेते हैं अपने फोबिया को, डाउट को, और कई बार बीमारियों को भी। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ, और लाइफ लॉन्ग आपका नंबर, मेरा नंबर आपके साथ रहता है आपको हेल्प करने के लिए। सुपर सुपर। सर एक लास्ट क्वेश्चन डिप्रेशन के ऊपर। बहुत लोगों को मैंने आज देखा है कि वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, वो इतना ज़्यादा खुल के खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं।
सामने वाला कुछ पूछेगा तो वो जवाब भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पास्ट में उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिसकी वजह से मेंटल ब्लॉक आ चुका है या वो सोचने की क्षमता खत्म हो गई है। तो क्या एनएलपी या हिप्नोसिस उन लोगों को भी ट्रीट कर सकता है? 100%। याद रखिएगा, अगर कोई भी आदमी इस समय डिप्रेशन का शिकार है तो वो मेरे कहने से 4-5 काम करे। नंबर 1, किसी भी एनएलपी ट्रेनर के पास जाकर पेनफुल ट्रॉमाज को डिलीट करवा ले, वो डिलीटेबल है। नंबर 2, उसके पास जो बेकार की आवाज़ें पड़ी हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, दुनिया बड़ी कातिल है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, थिंग्स आर वेरी बैड फॉर मी, आई एम ट्रैप्ड, इन आवाज़ों को म्यूट करके इनकी जगह नई आवाज़ों को इम्प्लांट करवाए, टेम्पोरल लोब में भरी पड़ी हैं। तीसरी चीज़, उसके पास एक एंग्जाइटी है, उस एंग्जाइटी को कभी भी आप रिमूव कर सकते हैं कुछ एक सिटिंग्स में, एनएलपी में मैं सिखाता हूँ। चौथी चीज़ है, उसका फ्यूचर उसे ब्राइट नहीं दिखाई दे रहा, तो गोल्डन हाईवे को सामने देखें और इमेजिन करें इस गोल्डन हाईवे पर वो 100 साल तक बहुत खूबसूरत सेलिब्रेशन के साथ लाइफ को जी रहा है। और एक काम और करें जो आपने बोल दिया है, डिप्रेशन की पूरी फॉर्म है डी एक्सप्रेशन। जीवन में वो कुछ करना चाह रहा था, उसके इंटरनल बिलीफ ने या लोगों ने उसको रोक दिया है या इवेंट में उसको झटके लग गए हैं जिसमें वो अपनी लाइफ को नहीं जी रहा है और इस समय वो डी एक्सप्रेशन को जी रहा है। धीरे धीरे उसको ये चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करें। सुबह अपनी तरह से 5 मिनट के लिए दौड़ कर आए, 10 मिनट के लिए योगा कर ले, 5 मिनट के लिए गाना गा ले, 5 मिनट के लिए धूप में बैठकर थोड़ा नाचना शुरू कर दे, थोड़ा सा जो काम करना चाहते उसमें करना शुरू करे। यानी कि वो जो आइडल बंद के बैठ गया है उसमें ना बैठे। और इसके लिए जरूरी सिर्फ एक ही रूल है कि कमिट स्मॉल बट ऑनरफुल्ली। डिप्रेस्ड आदमी इसको उल्टा करता है, वो हमेशा ये कहेगा एक दिन आएगा मैं बड़ा कुछ करूंगा, और वो कभी उसे ऑनर नहीं करता। कभी भी देख लेना, डिप्रेस्ड आदमी से पूछेगा कि कल कोई भी एक वायदा करो, वो कहेगा ठीक है कल मैं गर्म पानी पीऊंगा 1 गिलास। किस टाइम पियोगे? 7 बजे। देख लेना उसे वो मना कर देगा। आप उसे कहो कि कोई भी एक ऐसा एक्शन जिसको तुम कर सकते हो उसे करो, पर उसे करो, यानी कि यू हैव टू ऑनर इट फुल्ली। द मोमेंट यू स्टार्ट ऑनरिंग फुल्ली फॉर नेक्स्ट 20-21 डेज, आपके माइंड के अंदर एकदम से एक बिलीफ आता है कि वट एवर आई कमिट, जो भी मैं कमिट करता हूं मैं उसे फुल्ली ऑनर कर लेता हूं, एंड इट बिकम्स अ वंडरफुल डिलाइटफुल पर्सन्स ट्रेट। ये एक खूबसूरत आदमी का गुण है। सुपर ग्रेट, बहुत सारी चीजें आपके साथ सीखने मिली। हमने स्टार्ट तो कहाँ किया था मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और सच में सर आप एक रिलेशनशिप कोच भी बन सकते हो, मतलब ऑब्वियसली आपका इतना एक्सपीरियंस है इसमें। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को भाई अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज़्यादा नंबर्स बढ़ेंगे, हम और उतने अच्छे गेस्ट को आपके लिए लेके आ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच राम सर, आप आए और हमारे ऑडियंस को इतना चीज़ें सिखाई।